हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मार्क्सिज्म के बारे में। मार्क्सिज्म यानी कि मार्क्सवाद एक काफ़ी इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजी है जिससे एग्जाम में डेफिनेटली प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो मार्क्सवाद के बारे में हम सारी चीज़ों को डिटेल से कवर करेंगे। पॉलिटिकल थ्योरी के अंतर्गत अभी तक आपको पता है हमने हमारी क्लासेस में अलग अलग कंसेप्ट के बारे में अभी तक हमने पढ़ा है, जैसे कि स्वतंत्रता क्या होती है, समानता क्या है, न्याय क्या है, अधिकार क्या है, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रवाद, लोकतंत्र, शक्ति, सत्ता, वैधता, है ना। ये तमाम टॉपिक के बारे में अभी तक हमने क्लास में कवर किया है। इसके अलावा हमने कुछ आइडियोलॉजीज के बारे में भी अभी तक पढ़ा है, जैसे कि उदारवाद क्या होती है ना, रूढ़िवाद क्या है, समाजवाद क्या है। तो आज की इस क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, मार्क्सवाद क्या है। मार्क्सिज्म जो विचारधारा है, जो आइडियोलॉजी है, जिसके प्रतिपादक आप सभी को पता ही है कार्ल मार्क्स थे। तो इनके बारे में सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग कि आखिर में ये आइडियोलॉजी विचारधारा है वो क्या बताने की कोशिश करती है। ठीक है। तो कार्ल मार्क्स के कुछ प्रमुख सिद्धांतों के बारे में भी हम पढ़ते हुए चलेंगे। इसके अलावा कार्ल मार्क्स के बाद प्रमुख जो विचारक आए जिन्होंने मार्क्सिज्म में ही कुछ अपने अपने विचार प्रस्तुत किए और मार्क्सिज्म में ही कुछ सुधार उन्होंने करने की कोशिश की, तो उनके बारे में भी पढ़ते हुए चले जाएंगे। जैसे एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, स्कूल व्याख्याता का जो एग्जाम अभी होना है जिसके रिगार्डिंग ये सारी क्लासेस चलाई जा रही है, तो उस एग्जाम में जिस प्रकार से सवाल पूछे जा सकते हैं उसी हिसाब से इस क्लास में आपको कंटेंट देखने को मिलेगा। और न सिर्फ इस क्लास में बल्कि हमारी जो बैचेस चल रही है पॉलिटिकल साइंस की, वहां पर मैं जितने भी नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं उनमें मेरी कोशिश वही है कि मैं आपको टू द पॉइंट स्पेसिफिक चीजें जो है वो प्रोवाइड कर सकूं, ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी हो, आप कम टाइम में चीजों को रिवाइज कर सके। क्योंकि अगर आप किताबों से पढ़ने की कोशिश जब करते हैं तो आपको काफी बार ये समझ में नहीं आता है कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। काफी सारी थ्योरी रहती है, भाषा भी काफी कठिन रहती है, तो आसानी से समझ नहीं आती। और जब समझ नहीं आती है तो रट करके कितने दिन तक याद कर सकते हैं, है ना। तो एक बड़ा चैलेंज रहता है। तो उन जो दुविधाएं जो आपको किताब पढ़ने में आती है ना, वो सारी जो दुविधाएं हैं वो आपको इस क्लास के माध्यम से नहीं आएंगी। आपको जो भी आपको डाउट्स होंगे वो आपको इस क्लास के माध्यम से मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। तो मार्क्सिज्म के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, मार्क्सवाद के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो क्या क्या चीजें आज के इस क्लास में हम कवर करेंगे। सबसे पहले तो मार्क्सवाद की शुरुआत कैसे हुई, इसका बैकग्राउंड थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। कार्ल मार्क्स के बारे में हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। कार्ल मार्क्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जब हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल थॉट। ठीक है। पॉलिटिकल थिंकर के बारे में जब पढ़ेंगे ना, राजनीतिक विचारक के बारे में पढ़ेंगे। और पॉलिटिकल थ्योरी के बाद हम राजनीतिक विचारक ही स्टार्ट करने वाले हैं, पॉलिटिकल थिंकर ही स्टार्ट करने वाले हैं। तो बेसिकली मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, जब पॉलिटिकल थिंकर हम पढ़ेंगे तो उसके भी दो अलग अलग पार्ट्स है। एक तो हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटिकल थिंकर जिसको हम पहले स्टार्ट करने वाले हैं, और इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स जब हम लोग पढ़ेंगे तब वहां पर कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे अगेन। ठीक है, वहां पर थोड़ा डिटेल से उनको समझने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास है मार्क्सिज्म की आइडियोलॉजी के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहले इस विचारधारा की शुरुआत कहां से हुई, देन फिर कार्ल मार्क्स के जो 5 प्रमुख सिद्धांत हैं हम जो डिस्कस करने वाले हैं। द्वंदात्मक भौतिकवाद हो गया, है ना, जो प्रमुख सिद्धांत है, तो इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अलगाववाद का सिद्धांत इनके द्वारा जो दिया गया, वर्ग संघर्ष के बारे में जो बताया गया, तो ऐसे तमाम सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद कार्ल मार्क्स के बाद जो प्रमुख विचारक है, जैसे व्लादिमीर लेनिन हो गए, रोजा लग्जमबर्ग हो गई, है ना, माओ त्से तुंग हो गए, एंटोनियो ग्राम्सी की हम बात करें, तो इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर प्रमुख विचारकों के प्रसिद्ध कथन के बारे में हम लास्ट में, जो बेसिकली आपको टेबल मिल जाता है मेरी नोट्स में, और इसी प्रकार से प्रमुख जो किताबें हैं वो किस ऑथर के द्वारा किस वर्ष प्रकाशित की गई, तो ये सारी चीजें आपको इस क्लास में देखने को मिलेगी। ठीक है। तो जितने भी लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं लास्ट तक जरूर देखिए, अगर आप पॉलिटिकल साइंस स्कूल व्याख्याता की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपको तो पता ही एग्जाम का डेट जो है 29 नवंबर है ना, और हार्डली 3 महीने का समय बचा है। तो प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे तरीके से करनी है, बार बार रिवाइज करना है। तो इस क्लास को आप पूरा जरूर देखें, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इस क्लास से लाभ देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं मार्क्सवाद की शुरुआत कहां से हुई, इसका बैकग्राउंड क्या है। तो मार्क्सवाद को समझने से पहले तो आपको एक बेसिक आइडिया होगा कार्ल मार्क्स के बारे में। कार्ल मार्क्स जो थे ना, वो जर्मनी के रहने वाले थे, प्रमुख दार्शनिक थे, प्रमुख पॉलिटिकल थिंकर थे। ठीक है। और इन्होंने ही जो बेसिकली मार्क्सिज्म जो आइडियोलॉजी है उसका प्रतिपादन किया। कार्ल मार्क्स के अगर जन्म की हम लोग बात करें तो उनका जन्म हुआ था 5 मार्च 1818 को, जर्मनी में उनका जन्म हुआ था। ठीक है। जर्मनी का एक शहर है ट्रायर शहर, जहां पर उनका जन्म हुआ था। ठीक।
तो 5 मार्च 1818 की बात है जब कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ, है ना। और इनकी मृत्यु जो हुई वो हुई 1883 में। 14 मार्च 1883 में इनकी मृत्यु हुई। मृत्यु जब हुई इनकी, तब ये बेसिकली लंदन में थे, लंदन में निवास कर रहे थे, इंग्लैंड में थे बेसिकली। तो जर्मनी में इनका जन्म हुआ और लंदन में इनकी मृत्यु हुई, ठीक है। और इस समय काल में, अपने जीवन काल में, इन्होंने कई सारे सिद्धांत दिए, वर्ग संघर्ष को समझाने की कोशिश की, है ना। साम्यवाद के जनक के तौर पर भी हम इन्हें जानते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रमुख इनके द्वारा कार्य किए गए सिद्धांत, इन्होंने प्रमुख जो प्रतिपादित किए हैं, उनके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो मार्क्सवाद, मार्क्सिज्म जो विचारधारा, एक आइडियोलॉजी है, उसकी शुरुआत आखिर कैसे हुई। सबसे प्रमुख बात तो ये है कि इस आइडियोलॉजी का जन्म हुआ औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप, क्योंकि औद्योगिक क्रांति जब आई तब पूंजीवाद व्यवस्था जो है देखने को मिली, और उसके विरोध के फलस्वरूप ही मार्क्सवादी जो बेसिकली विचारधारा है ना, इसका प्रतिपादन हुआ, इसकी शुरुआत हुई। तो 19वीं सदी में जब औद्योगिक क्रांति आई, तब औद्योगिक क्रांति हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि यूरोप में बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज जो है वो स्टैब्लिश हुए। अब जब बड़े बड़े फैक्ट्री लग रहे हैं, कारखाने की स्थापना हो रही है, तब फिर क्या हो रहा है, कुछ गिने चुने लोग ही फैक्ट्रीज के क्या है, बेसिकली मालिक है ना। और फैक्ट्री में काम करने के लिए बहुत सारे मजदूर तो चाहिए, बहुत सारे वर्कर चाहिए। मजदूरों की संख्या हजारों में, लाखों में, और मालिक की संख्या गिने चुने। कुछ फैक्ट्री के मालिक आपको देखने को मिल रहे हैं, मुट्ठी भर फैक्ट्री के मालिक हैं और लाखों यहां पर मजदूर हैं। तो यहां पर बेसिकली क्या देखने को मिलता है, 19वीं सदी में जब यूरोप में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी, तो समाज में दो स्पष्ट वर्ग दिखाई देने लगे, ठीक है। कौन कौन सा वर्ग, एक वर्ग है पूंजीपति वर्ग, ठीक है। पूंजीपति वर्ग जो फैक्ट्री के मालिक होते थे, जिनके पास काफी धन संपत्ति होती थी, जो काफी अमीर व्यक्ति होते थे बेसिकली, है ना, कुलीन व्यक्ति की बात की जा रही है। तो एक हो गया पूंजीपति वर्ग, मुट्ठी भर फैक्ट्री मालिक जो बिना शारीरिक मेहनत किए क्या करते थे, बहुत ज्यादा अमीर होते जा रहे थे। और दूसरा जो वर्ग था उसे हम कहते हैं सर्वहारा वर्ग, या आप मजदूर वर्ग भी कह सकते हैं, ठीक है। जहां पर आपको लाखों मजदूर देखने को मिलेंगे जो 24 घंटे में यार 14-14 घंटे, 16-16 घंटे काम करते थे। और मजदूरों की जब बात हो रही है तो इनमें बच्चे भी शामिल है ना। पहले के समय काल और आज के समय काल में बहुत अंतर है। आज के समय काल में हम लोग देखेंगे कि यार इतने सारे नियम कानून मिले हैं, इतने सारे हमारे पास राइट्स हैं, है ना। स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, फंडामेंटल राइट से ही आपको पता है, ठीक है। लेकिन ये उस समय की बात कर रहे हैं हम लोग, 19वीं सदी की बात कर रहे हैं, यूरोप में बात कर रहे हैं, जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, फैक्ट्रीज की स्टैब्लिशमेंट हो रही है, काम करने के लिए बेसिकली मजदूर चाहिए। तो यहां पर बच्चों से भी 7-8, 8-8 साल के बच्चों से भी काम कराया जाता था, 14 घंटे, 16 घंटे, इस प्रकार से काम कराए जाते थे, ठीक है। और ये दिन रात इतने काम करके भूखे पेट सोने के लिए, गंदी बस्तियों में रहने के लिए क्या थे, मजदूर थे। तो दो वर्ग देखने को मिल रहे थे, खास तौर पर तब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, औद्योगिक क्रांति आई, फैक्ट्रियों की स्थापना हुई। तो कुछ एक तरफ फैक्ट्रियों के मालिक थे और दूसरी तरफ उन फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर थे। तो दो अलग अलग वर्ग दिख रहे थे, एक काफी अमीर था, एक काफी गरीब था। तो पूंजीपति वर्ग जो है वो लगातार शोषण कर रहा था, किसका, मजदूरों का, यानी कि सर्वहारा वर्ग का, ठीक है। अब यहां पर बेसिकली इस अमीरी और गरीबी को बताने के लिए, दर्शाने के लिए बेसिकली मतलब ये कह दिया जाता था कि भाई तुम गरीब इसलिए हो क्योंकि तुम्हारी किस्मत में ही ऐसा है ना, ईश्वर ने ही तुम्हारे लिए ऐसा सोचा है। हो सकता है तुमने पिछले जन्म में कोई ऐसा पाप किया होगा जिसके कारण से इस जन्म में तुम गरीब हो, ठीक है। तो ऐसे ऐसे तर्क दिए जाते थे उस दौर के प्रमुख विचारकों के द्वारा। ये जो अलग अलग वर्ग का विभाजन जो हम देख रहे हैं ना, ये अलग अलग वर्ग का निर्माण कैसे हुआ, जब बेसिकली औद्योगिक क्रांति आई तब, ठीक है। लेकिन उस समय के अलग अलग जो विचारक थे उनके द्वारा इस प्रकार से तर्क दिया जाता था कि नहीं, तुम्हारे ईश्वर ने ही ना तुम्हारे लिए ऐसा सोचा, या तुम्हारी किस्मत में ही गरीबी लिखी हुई है, ठीक है। तो ये बेसिकली बताया जाता था। उस समय के बड़े बड़े विद्वान क्या बोलते थे कि यह तो भगवान की मर्जी है कि तुम्हारी किस्मत में ही गरीबी लिखी है। बट इस समय फिर आए कार्ल मार्क्स, जिन्होंने कहा कि भैया ऐसा कुछ नहीं है, भगवान की कोई मर्जी वर्जी नहीं है, नहीं किस्मत का कोई खेल है। आप अगर गरीब हो ना तो उसमें आपकी गलती नहीं है, ना आपकी किस्मत की गलती है, ना ही भगवान की कोई गलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा, कार्ल मार्क्स ने कहा कि गरीबी कोई किस्मत या भगवान की मर्जी नहीं है, ये पूंजीपतियों द्वारा बनाया गया एक शोषणकारी सामाजिक आर्थिक ढांचा है, ठीक है।
सामाजिक आर्थिक ढांचा, एक ऐसा ढांचा जो बनाया गया है पूंजीपतियों के द्वारा जो काफी अमीर है, ताकि उनकी जो धन संपत्ति है वो लगातार बढ़ती रहे और गरीब मजदूर उनके लिए काम करे और वो बेसिकली उनके द्वारा किए गए काम का लाभ उठा करके अपनी संपत्ति बढ़ाते रहे। क्योंकि गरीबों को तो बेसिकली दिहाड़ी दिया जाता था ना उस समय, जो भी व्यवस्था चलती थी। जैसे आज के समय पर अगर हम लोग बात करें तो किसी को 500 रुपए 600 रुपए दिहाड़ी दे दिया गया, मजदूर अपने काम करने से खुश हो गया और उसकी काम के बदले में जो प्रॉफिट फैक्ट्री के मालिक कमा रहे हैं वो तो अलग ही है। ठीक है, तो काफी सारे मजदूरों को दिहाड़ी दे दी गई, वो अपने दिहाड़ी से खुश हो गए। लेकिन वहां पर जो फैक्ट्री का मालिक लाभ कमा रहा है वो उनके फैक्ट्री मालिक के द्वारा उनको दी गई दिहाड़ी से कहीं ज्यादा है। ठीक है, तो इसी प्रकार की व्यवस्था देखने को मिल रही थी। एक शोषणकारी सामाजिक आर्थिक ढांचा बताया इन्होंने पूंजीपतियों द्वारा बनाया गया। ठीक है, जिसके कारण से बेसिकली गरीबी देखने को मिल रही है एक तरफ, क्योंकि गरीबों को उनके हक का, जो उनकी मेहनत का जो फल है वो प्रदान नहीं किया जा रहा है। उनकी मेहनत का जो फल है उसको फैक्ट्री के जो मालिक है, जो पूंजीपति है, वो उस पर कब्जा कर ले रहे हैं। ये कार्ल मार्क्स के द्वारा बताया जा रहा था। ठीक है, तो धर्म का, किस्मत का जो तर्क दिया जाता था उस समय के प्रमुख विचारकों के द्वारा, कार्ल मार्क्स ने इस बात का खंडन किया कि भैया जब से औद्योगिक क्रांति आई है तब से देखा जा रहा है समाज में दो वर्ग है, एक है पूंजीपति वर्ग, दूसरा है सर्वहारा यानी कि मजदूर वर्ग। और इन दोनों वर्गों के बीच में जो आर्थिक असमानता है, इसके पीछे जो मेन कारण है वो पूंजीपति ही है, क्योंकि इन्होंने ही ऐसा सामाजिक आर्थिक ढांचा बनाया है जो शोषणकारी है, जिसके कारण से गरीब कभी अमीर नहीं बन सकता और जो अमीर है वो और अमीर बनते जा रहे हैं। ठीक है, नाउ इन्होंने कुछ प्रमुख सिद्धांत दिए जिनको हम समझते हैं। तो कार्ल मार्क्स के 5 प्रमुख सिद्धांत के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, 5 कोर प्रिंसिपल ऑफ कार्ल मार्क्स, जिसमें से पहला है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। ठीक है, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म जिसे कहते हैं इंग्लिश में। एक प्रमुख दार्शनिक थे जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हिगेल, ये भी जर्मनी के रहने वाले थे, जर्मनी के प्रमुख दार्शनिक थे। इनके जो विचार है ना, इनका खंडन किया गया कार्ल मार्क्स के द्वारा। कौन से विचार का खंडन किया? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि कार्ल मार्क्स से पहले हीगल जो थे ना, वो कहते थे कि पूरी दुनिया जो है ना मेरे भाई, वो चलती है विचारों से। विचारों या आत्मा से जो है ना दुनिया क्या होती है, बदलती है। ठीक है, मतलब कि मेरे दिमाग में, जैसे मैंने आपको प्लेटो वाली क्लास में जैसे पढ़ाया था, ठीक उसी प्रकार की बात हो रही है यहाँ पर। अगर आपने प्लेटो वाली वीडियो नहीं देखी होगी तो जाकर के जरूर देखेंगे, यूट्यूब पर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे दिमाग में विचार आया कि यार मुझे लिखना है, तो दिमाग में विचार है कि लिखना है, तो लिखूंगा कैसे, तो मैंने इस पेन का आविष्कार कर दिया, तो ये विचार है। ठीक है, तो ऐसे ही मेरे दिमाग में विचार आया कि यार मुझे ना कुछ इंटरटेनमेंट का कुछ साधन चाहिए, मनोरंजन करना है, तो मैंने फॉर एग्जांपल, ये डिजिटल बोर्ड है वैसे तो इसको हम लोग टीवी कंसिडर कर लेते हैं, तो मैंने इस टीवी को बनाया, तो मेरे दिमाग में विचार आया तब जाकर मैंने इसको बनाया ना। तो हीगल के द्वारा बताया जा रहा है, उस समय प्लेटो ने इसी प्रकार से बातें की थी कि विचार जो है वो प्राइमरी है, विचार से, आत्मा से बेसिकली जो दुनिया है वो बदलती है। कार्ल मार्क्स ने कहा ये सब फालतू की बातें, बकवास की बातें, सब बंद करो, विचार विचार सब बाद में आता है भाई, सेकेंडरी है, प्राइमरी क्या है। मार्क्स ने कहा कि भौतिक साधन जो है ना वो प्राथमिक है। भौतिक साधन मतलब रोटी, कपड़ा, मकान, कुछ बुनियादी जो सुविधाएं हैं, आवश्यकताएं हैं, जो मनुष्य के जीवन के लिए परम आवश्यक है, तो ये जो भौतिक साधन है ये प्राथमिक है। इंसान के पास दिमाग में विचार तब आएगा जब उसका पेट भरा रहेगा, जब वो भूखा नहीं रहेगा, क्योंकि भूखे आदमी को कोई विचार विचार नहीं आने वाला, उसको तो पहले अपनी भूख मिटानी है ना। कोई बीमार आदमी है तो उसको विचार नहीं आएगा, पहले तो उसको स्वस्थ होना है। ठीक है, तो वही बात बताई जा रही है कार्ल मार्क्स के द्वारा कि विचार विचार जो है ना इससे दुनिया बदलती है, सब फालतू की बातें हैं, ये सब बाद में आता है। ठीक है, पहले क्या है, पहले भौतिक जो साधन है ना वो प्राथमिक है, रोटी, कपड़ा, मकान, ये कुछ बुनियादी जो आवश्यकताएं हैं, ये जब तक पूरी नहीं होगी लोगों की तो उनके मन में विचार कैसे आएगा। ठीक है, समझ आ रहा है आपको क्या बोला जा रहा है? तो इसी कारण से कार्ल मार्क्स ने क्या कहा, अब यहां पर हीगल बोल रहे हैं कि विचारों या आत्मा से दुनिया बदलती है ना, लेकिन कार्ल मार्क्स ने कहा कि भैया ऐसा नहीं है, विचार नहीं, बल्कि यहां पर आपको भौतिक साधन प्राथमिक रूप से अनिवार्य है, तब जाकर के इंसान जो है खुश रहेगा और तब जाकर के भाई उसके मन में विचार आएगा, तब जाके कोई इनोवेशन करेगा। वो पहले तो उसका पेट भरा होना जरूरी है, रोटी जरूरी है उसके लिए, पहनने के लिए कपड़े जरूरी है, रहने के लिए घर जरूरी है, तो बुनियादी सुविधाओं का जो होना जो है वो काफी मैंडेटरी है, तब जाकर के आपको चीजें जो है सही देखने को मिलेगी। इस कारण से कार्ल मार्क्स ने बेसिकली जो प्रमुख कथन कहा हीगल के कंटेक्स्ट में, उन्होंने कहा कि हीगल का जो द्वंद्ववाद है वो सिर के बल खड़ा था। ठीक है, क्योंकि वो क्या बोल रहे थे कि विचारों से दुनिया बदलती है,
आइडिया इज प्राइमरी, ठीक है। बट कार्ल मार्क्स ने क्या कहा, मैंने उसे पैरों के बल सीधा खड़ा किया, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने कहा कि नहीं, भौतिक साधन जरूरी है, रोटी कपड़ा मकान जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं वो जरूरी है, उसके बाद ही विचार आएगा, ठीक है। तो ये उन्होंने कहा था, इस कारण उनके द्वारा कहा गया ये जो कथन है ना, इसके बारे में पूछा जाता है कि ये जो पर्टिकुलर कथन है वो किसने कहा। तो आपको एग्जाम में इसी प्रकार से सवाल देखने को मिलेंगे, तो ध्यान में रखेंगे ये कथन किसने कहा, कार्ल मार्क्स ने। अब द्वंदात्मक भौतिकवाद की बात कर रहे थे ना तो द्वंदात्मक यानी कि डायलेक्टिकल, टकराव से होने वाला बदलाव। दुनिया में कोई भी व्यवस्था जो है वो स्थायी नहीं है, हर व्यवस्था में विरोधी ताकत जन्म लेती है और टकराव से क्या बनती है, नई व्यवस्था होती है। मतलब कि दुनिया में आपको कोई भी व्यवस्था देखने को मिलेगी वो परमानेंट नहीं है, हर व्यवस्था में ही एक विरोधी ताकत होती है, और वो विरोधी ताकत और वो जो पर्टिकुलर व्यवस्था जो चली आ रही है उसके उनके बीच टकराव से ही एक नई व्यवस्था जन्म लेती है, ऐसा उनके द्वारा कहा जा रहा है। द्वंदात्मक भौतिकवाद के बारे में जो बता रहे हैं, मतलब एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें तो पहले जो पॉलिटिकल सिस्टम हुआ करता था राजतंत्र, जहां पर राजा का शासन चल रहा है, ठीक है। फिर राजा का शासन चल रहा है तो उसके बाद फिर हम क्या देखते हैं, फिर ये राजा तो काफी क्रूर हो गए, कई बार काफी ज्यादा तानाशाही हो गया, अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो फिर एक तरफ देखने को हमको मिल रहा है धर्मगुरु आ रहा है, धर्मगुरु बोल रहे हैं कि नहीं भैया धर्म के आधार पर शासन चलेगा। तो जब धार्मिक गुरु जो है शासन व्यवस्था में भूमिका निभा रहे हैं, वो आगे बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करने की कोशिश कर रहे हैं राजनीति में, तो फिर वहां से जन्म हुआ धर्म तंत्र का, यानी कि थियोक्रेसी का, जहां पर धार्मिक गुरु है। अब यूरोप की बात करें तो वहां पर जो चर्च होते थे, उनके जो पोप होते थे, वो बेसिकली शासन व्यवस्था में यानी कि राजनीति में इंटरफेयर करने की कोशिश करते थे। तो राजतंत्र से फिर धर्मतंत्र की ओर गए। फिर उसके बाद देखा जा रहा है कि नहीं, समाज में काफी गिने चुने, मतलब कुछ गिने चुने जो लोग हैं, कुलीन जो लोग हैं, है ना, जो काफी समृद्ध है, वो सब मिल करके शासन व्यवस्था में गुट बना करके भूमिका निभा रहे हैं। तो फिर एक नया बेसिकली व्यवस्थाई कुलीन तंत्र, जिसे ओलिगार्की हम लोग कहते हैं। उसके बाद फिर हम लोग देख रहे हैं इसी प्रकार से अलग अलग व्यवस्था चल रही है ना, हर व्यवस्था में कुछ ना कुछ कमी है, तो फिर विरोधाभास होने के कारण से एक नई व्यवस्था जन्म ले रही है। और धीरे धीरे इसी प्रकार से हमको क्या देखने को मिलता है, लोकतंत्र देखने को मिलता है, डेमोक्रेसी, जहां पर जनता जो है वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रही है या इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रही है। पहले डायरेक्ट डेमोक्रेसी का भी एग्जाम्पल देखने को मिलता था, जैसे स्विट्जरलैंड में कुछ एग्जाम्पल आज भी देखने को मिलते हैं। और मैक्सिमम टाइम मतलब कंट्रीज में देखा जाए तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, जहां पर हम अपने प्रतिनिधि को इलेक्ट करते हैं, फिर वो नियम कानून बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो व्यवस्था है वो उसी बारे में बताया जा रहा है, मैं एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि टकराव से होने वाला बदलाव, डायलेक्टिकल मेथड की जो बात की जा रही है, जहां पर यह बताया जा रहा है कि दुनिया में कोई भी व्यवस्था स्थायी नहीं है, न राजतंत्र स्थायी था, न बेसिकली धर्मतंत्र था, न कुलीन तंत्र था, न इवन लोकतंत्र भी हो सकता है आने वाले टाइम पे। हो सकता है हम रहे ना रहे, लेकिन आने वाले टाइम पे ये भी चेंज हो जाए, या अगर ये चेंज नहीं हो रहा है तो लोकतंत्र में ही कुछ रिफॉर्म्स, आपको सुधार देखने को मिले। जैसा कि मैं अक्सर पहले भी मैं क्लासेस में डिस्कस कर चुका हूं कि करंट टाइम पर जो डेमोक्रेसी जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म नहीं है ना, शासन व्यवस्था का सबसे शुद्ध रूप नहीं है। भाई आज के समय पर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था जो हम लोग देख रहे हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी नाम की तो चीज ही नहीं है। ट्रांसपेरेंसी के नाम पर प्रयास जरूर किए गए हैं, लेकिन उन प्रयासों में भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। क्योंकि एक तरफ हम लोग स्विट्जरलैंड में देखेंगे कि यार यहाँ पर तो संसद के द्वारा वहां पर जो कानून बनाया जाता है तो जनता के पास उसमें भी अधिकार है कि अगर उनको पसंद ना आए तो उस कानून को बेसिकली खारिज कर सकती है। तो आपको पता ही है कि 50,000 जो बेसिकली नागरिक जो है अगर समर्थन में हस्ताक्षर करके एक ऐसा प्रस्ताव पारित कर दे तो सरकार को जनमत संग्रह बुलाना पड़ेगा और जनमत संग्रह के आधार पर ही फैसला किया जाएगा। इवन वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट बिना जनमत संग्रह के किया ही नहीं जा सकता। और यहां पर वहां पर एक व्यवस्था यह भी है कि इनिशिएटिव, पहल, अगर जनता चाहे तो वो खुद से भी कानून निर्माण में प्रस्ताव जो है पारित कर सकती है। तो ये कितने अच्छे अच्छे बेसिकली हम बोल सकते हैं इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स है जो वहां पर हमको देखने को मिलते हैं। इंडिया में इस प्रकार से कोई चीज नहीं है। एक बार हमने 5 साल के लिए किसी प्रतिनिधि का चुनाव कर दिया, सांसद की बात करें, विधायक की बात करें, तो वो कितनों भी भ्रष्टाचार करे हमको झेलना पड़ता है 5 साल। और ये हर निर्वाचन क्षेत्र की समस्या है। तो एक सिस्टम यहां पर किया जा सकता है ना, रिकॉल, ताकि अगर उनके काम से हम खुश नहीं है, चलो मिनिमम में 1 साल का टाइम उन्हें दिया गया, ऐसा तो नहीं है कि 1 महीने में ही हटाने की बात हो रही है, मिनिमम में 1 साल का टाइम दिया गया है ना, टेन्योर कम से कम मिनिमम में 1 साल रहेगा, ठीक। अब उसके बाद भी अगर उनके कार्यों से हम अगर संतुष्ट नहीं है तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि उन्हें वापस बुलाया जा सके। वापस बुलाया जा सके कहने का मतलब है उनकी सीट खाली हो जाए, वापस से चुनाव हो वहां पे।
ठीक है। और जब वापस से चुनाव हो तब उस पर्टिकुलर बंदे को तो भैया जनप्रतिनिधि को तो चुनाव में हिस्सा लेने का मौका ही ना हो, और सिर्फ उस चुनाव में नहीं, 5 साल, अगले 5 साल तक वो चुनाव में कंटेस्ट ना कर सके। तो इस प्रकार से व्यवस्था होनी चाहिए ना। आप सभी मेरे बात से सहमत हो भी सकते हैं, कुछ लोग सहमत नहीं भी हो सकते हैं, आपके अपने विचार हो सकते हैं। मेरे राय में अगर मैं बात करूं ना, तो इस प्रकार से अभी की जो व्यवस्था है, पॉलिटिकल सिस्टम है, इसमें भी काफी सारे चेंजेस करने की आवश्यकता है, तब जाकर के चीजें जो है वो सुधरेंगे। नहीं तो आज के टाइम पर हम लोग देख रहे हैं कि बड़े बड़े नेता जो है ना, वो काफी भ्रष्टाचारी कर रहे हैं, है ना, इतने बड़े बड़े बंगले बनाए हैं, जमीन खरीदे हुए हैं। या अगर हम ऑफिसर्स की बात करें, आईएएस ऑफिसर्स की बात करें, आईपीएस की बात करें, बड़े बड़े ऑफिसर की क्या बात करें, हम तो क्लर्क और पटवारी जैसे जो बेसिकली पदों पर जो आसीन है ना, उनके घर से भी लाखों करोड़ों की संपत्ति जो है, अवैध संपत्ति बरामद हो जाती है आज की डेट में। तो काफी सारी चीजें हमको देखने को मिलती है, और वो सब इस कारण से है क्योंकि व्यवस्था जो है, वो आज की जो व्यवस्था है वो भी अपने आप में 100% नहीं है। और जो पॉलिटिकल साइंस हम पढ़ रहे हैं, राजनीति विज्ञान पढ़ रहे हैं, इसमें जितनी पॉलिटिकल थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, आने वाले टाइम में हम पॉलिटिकल थिंकर के बारे में जो पढ़ेंगे, उसमें हमको यही समझ में आता है कि इन्होंने अपने 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 विचार देकर जो व्यवस्था है उसको सुधारने की कोशिश ही की है। इसीलिए हम पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ते हैं, पॉलिटिकल थिंकर के बारे में पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत। तो आई होप मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। यहां पर द्वंद्वात्मक में बेसिकली बताने की कोशिश कर रहे हैं कार्ल मार्क्स सॉरी, कि बेसिकली हर व्यवस्था जो अपने आप में परमानेंट नहीं है ना, विरोधाभास होता है, और उसी विरोधाभास से ही नई व्यवस्था निकल करके आती है। ठीक है। दूसरा उन्होंने बताया भौतिकवाद, मटेरियलिज्म। ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इंसान जो है पहले किस पर फोकस करेगा, पहले तो भैया उसका पेट भरा होना चाहिए, यानी कि जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं वो पूरी होनी चाहिए। रोटी, कपड़ा, मकान, पैसा, ये सब पहले ढूंढता है ना इंसान। जब ये सब हो जाते हैं पूरे, तब उसके बाद उसके दिमाग में कोई विचार आएगा। ठीक है। तो विचार जो है वो बाद में आते हैं। अर्थव्यवस्था ही दुनिया बदलती है। तो इसी को कहा गया है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। ठीक है। इसको थोड़ा मैं और आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो यहां पर बेसिकली उन्होंने समझाने की कोशिश की है वाद, इसके अलावा हम बात करें प्रतिवाद, और है फिर है संवाद। अगर एग्जांपल से हम लोग समझे तो वाद मतलब एक विचार की बात कर रहे हैं। ठीक है। एक विचार आया, इस विचार का जो विरोधाभास हमको देखने को मिलता है वो है प्रतिवाद। और विचार और इसके विरोध में जो विचार आया, उसके बाद एक नया विचार आया, वो है संवाद। ठीक है। थोड़ा समझते हैं, आपको थोड़ा टेक्निकल लग रहा होगा। जैसे कि एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, अंडे के एग्जांपल से समझते हैं। तो यहां पर वाद यानी कि थीसिस, एक विचार आया। जैसे कि अंडे को आप बाहर से देखेंगे तो अंडा कैसा दिखाई देता है, शांत दिखाई देता है। ठीक है। लेकिन आपको पता है अंडे के अंदर चूजा जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो अंडे के भीतर जो चूजा जो रहता है ना, वो धीरे 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 क्या करता है, बढ़ते रहता है। ठीक है। अब एक लिमिट तक तो अंडे के अंदर रहेगा, लेकिन उसके बाद भाई अंडे के भीतर जो जगह है वो तो उसके लिए कम पड़ेगी ना। तो फिर वो क्या करता है, उसके बाद उसके खोल को तोड़ने की कोशिश करता है ना। और जब खोल को तोड़ने की कोशिश करता है, फिर वो जो चूजा है वो अंडे से बाहर आ जाता है। ठीक है। तो छिलका टूटता है और नया चूजा बाहर आ जाता है। अब इससे क्या समझ में आ रहा है, हम कार्ल मार्क्स की बात कर रहे हैं। कार्ल मार्क्स जो है वो पूंजीवाद के बहुत बड़े आलोचक थे, है ना। उन्होंने साम्यवाद का सिद्धांत दिया। तो वो बताने की कोशिश क्या कर रहे हैं कि पूंजीवाद जो है ना, वो भी आपको क्या देखने को मिलता है, शुरुआत में बाहर से शांत देखने को मिलता है। और पूंजीवादी व्यवस्था में क्या हो रहा है, कुछ गिने चुने लोग ही बहुत लाखों करोड़ों लोगों का क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, यानी कि मजदूरों का शोषण कर रहे हैं। तो उन मजदूरों को कंसिडर किया जा रहा है चूजे के रूप में। अंडा बाहर से दिख रहा है शांत, वो हो गया पूंजीवाद। और मजदूर जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें कंसिडर किया जा रहा है चूजे के रूप में। एक लिमिट से ज्यादा जब शोषण हो जाएगा तब मजदूर क्या करेंगे, क्रांति करेंगे। ठीक है। तो मजदूर जो संघर्ष कर रहे हैं वो चूजे की बात हो रही है। फिर उसके बाद जब क्रांति कर रहे हैं, मतलब छिलके के तोड़ के जो चूजा बाहर आ रहा है, तो वहां पर मजदूर जो है क्रांति कर रहे हैं। और इससे एक नई व्यवस्था आ रही है। अब मजदूर जो है वो शासन मतलब सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं, पूंजीपतियों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहां पर क्या हो रहा है, साम्यवाद की स्थापना हो रही है। साम्यवाद की स्थापना मतलब अब यहां पर जितने भी संसाधन हैं उन सब पर सभी का समान हक होगा। ऐसा नहीं है कि कुछ गिने चुने बेसिकली फैक्ट्री के जो मालिक है, जो पूंजीपति है,
वही सारे संसाधन का पर स्वामित्व जो है रखेंगे और मजदूर जो है लगातार उनके अंडर काम करते रहेंगे, ऐसा नहीं। अब मजदूर क्रांति करेंगे, सत्ता को प्राप्त करेंगे और साम्यवाद का सिद्धांत यहां पर यानी कि साम्यवादी व्यवस्था को जो है लाया जाएगा। साम्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत जितने भी संसाधन आपको देखने को मिलेंगे, चाहे कोई फैक्ट्री हो, चाहे कोई जमीन हो, चाहे कोई कारखाना हो, चाहे कोई माइंस हो, चाहे खेती के लिए कोई जमीन हो, कुछ भी जो भी संसाधन देखने को मिल रहे हैं सभी पर सभी का समान हक होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली बताने की कोशिश की जा रही है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, जो बेसिकली कंसेप्ट दिया गया कार्ल मार्क्स के द्वारा, उसके अंतर्गत, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ सेकंड जो उनका सिद्धांत है ऐतिहासिक भौतिकवाद। तो ऐतिहासिक भौतिकवाद के अंतर्गत बेसिकली कार्ल मार्क्स जो है ना वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, 1 मिनट, कार्ल मार्क्स जो है वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया मनुष्य का जो इतिहास है ना वो राजाओं की लड़ाई से नहीं बदला है। जैसे कि हम लोग इतिहास पढ़ते हैं तो हम पढ़ेंगे इंडिया के कंटेक्स्ट में कि मौर्य काल था, फिर धीरे धीरे हम देखते उत्तर मौर्य काल, फिर गुप्त काल है, उत्तर गुप्त काल, है ना। उसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे देख रहे हैं कि भैया जो विदेशी आक्रमणकारी हैं, है ना, उन्होंने आक्रमण किया भारत में, फिर सल्तनत, फिर मुगल, ये सब काल हम लोग पढ़ते हैं। तो राजाओं के कंटेक्स्ट में हम लोग इतिहास पढ़ते हैं। यहां पर कार्ल मार्क्स बताने की कोशिश कर रहे हैं कि राजाओं की लड़ाई से इतिहास नहीं बदला है। उन्होंने कहा कि उस दौर में जो लोग हैं ना वो अपनी रोजी रोटी कैसे कमाते थे, यानी कि उत्पादन की प्रणाली कैसे थी, इसी आधार पर बेसिकली जो सामाजिक संबंध है वो परिवर्तित हुए हैं। ठीक है, तो ऐतिहासिक भौतिकवाद के अंतर्गत तो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि समाज की जो अर्थव्यवस्था है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसी अर्थव्यवस्था थी समाज की उसी आधार पर राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। राजाओं की लड़ाई से सारी चीजें नहीं बदली है। ठीक है, उन्होंने इसको समझाने के लिए दो कंसेप्ट दिया, एक तो हो गया आधार यानी कि बेस, और दूसरा है अधिरचना यानी कि सुपर स्ट्रक्चर। आधार में क्या आ जाता है, मतलब पूरे समाज के जो मॉडल है ना उसको उन्होंने दो मंजिला इमारत की तरह से समझाने की कोशिश की है। जैसे कि पहले तो हमने अलग अलग बेसिकली वर्ग के बारे में डिस्कस किया, अब यहां पर वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं पूरे समाज को दो मंजिला इमारत में। ठीक है, ये दो मंजिल की इमारत है जिसमें जो पहली जो मंजिल है वो हो गई बेस, ठीक है, नींव की बात हो रही है, और दूसरी जो मंजिल है वो क्या है, अधिरचना यानी कि सुपर स्ट्रक्चर। बेस में क्या आ जाती है, समाज की अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, जमीन आ जाते हैं, कारखाने आ जाते हैं, औजार, तकनीक, मालिक और मजदूर के बीच का जो आर्थिक रिश्ता है कैसा ही, ये सब आ जाते हैं। और इसके ऊपर का जो स्ट्रक्चर है, सुपर स्ट्रक्चर जिसे हम लोग बोल रहे हैं, इसमें कानून, पुलिस, अदालत, सरकार, धर्म, रीति रिवाज, स्कूल, विचारधारा, सारी चीजें आ जाती है। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं तो यहां पर आपको समझना है कि जैसे कि एक फोन बनाने वाली जो कंपनी है, ठीक है, एक स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी की हम बात करते हैं। तो स्मार्टफोन बनाने वाली जो कंपनी है ना, तो कंपनी की बात करें मतलब कारखाना हो गया, स्मार्टफोन की कंपनी जिस जमीन पर है वो जमीन आ गया यहाँ पर। ठीक है, तकनीक की बात करें, टेक्नोलॉजी है तभी तो स्मार्टफोन बनाया जा रहा है, तो तकनीक की बात हो गई। जो जो अलग अलग पुर्जे का इस्तेमाल किया जा रहा है तो औजार की बात हो गई। तो ये सब जो है न्यू में आ गए। ठीक है, अब इस स्मार्टफोन बनाने वाली जो कंपनी है ना, ये विकास कैसे करेगी, तो यहां पर ये जो स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी है, कंपनी जब स्मार्टफोन बनाएगी काफी सारे, तो इससे फायदा किसको होगा, फैक्ट्री के मतलब जो कंपनी है उसके मालिक को होगा। और कंपनी का जो मालिक है वो स्मार्टफोन बनाने में जो लगे हुए मजदूर हैं, जो वर्कर्स है, जो इंजीनियर्स है, उनको सैलरी प्रोवाइड करेगा। और जो प्रॉफिट जो है वो तो फैक्ट्री का जो या कंपनी का जो मालिक है वो अपने पास रखेगा, है ना। तो मॉडल कैसा है सामाजिक अर्थव्यवस्था का, समाज की अर्थव्यवस्था का, कि भैया कंपनी का जो मालिक है वो लाभ को अपने पास रखता है और बेसिकली जितने वर्कर्स ने जो काम किए हैं उनको उनके काम के बदले जो सैलरी है वो प्रोवाइड कर दी जाती है। अब व्यवस्था इसी प्रकार से चल रही है समाज में, जो आर्थिक स्थिति की हम बात कर रहे हैं। अब इसी व्यवस्था, यही जो व्यवस्था है ये आगे चलते रहे, इसके लिए जो बेसिकली जो सेकंड जो बेसिकली मंजिल है, दो मंजिला इमारतें बताने की कोशिश की है, जो दूसरी जो मंजिल है जिसे हम सुपर स्ट्रक्चर कह रहे हैं, यहां पर जितने एलिमेंट्स हैं वो इसी स्थिति को बनाए रखने की कोशिश करते हैं। जैसे स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी के बारे में हमने समझा, तो यहां पर ये जो मंजिल है, यहां पर इसमें क्या कोशिश की जाएगी कि भैया यहां पर जैसे हम लोग बात करें कानून की, तो सरकार ऐसे कानून बनाएगी ताकि जो फैक्ट्री है वो आसानी से स्थापित हो सके यहां पर, तो है ना, ताकि ज्यादा से ज्यादा बेसिकली यहां पर गवर्नमेंट को फायदा हो सके।
तो कानून इस प्रकार से बनाने की कोशिश की जाएगी। अगर बेसिकली किसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताने की कोशिश करूं, यहां पर स्कूल का एग्जांपल लेते हैं। स्कूल में इस प्रकार से शिक्षा दी जाएगी ताकि जो बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में, वो जब पढ़ के निकले तो वो इंजीनियर बने। इंजीनियर बनेंगे तो क्या करेंगे, वापस से इसी फैक्ट्री में आकर के स्मार्टफोन बनाने में काम करेंगे, वो है ना। विचारधारा इस प्रकार से मीडिया के द्वारा, टीवी चैनल्स के द्वारा इस प्रकार से यहां पर एडवर्टाइजमेंट किया जाता है कि भैया इस पर्टिकुलर कंपनी का स्मार्टफोन ही बेस्ट है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करेंगे, उस स्मार्टफोन को खरीदेंगे। तो यहां पर जो सेकंड जो स्ट्रक्चर है, जिसे सुपर स्ट्रक्चर हम लोग कह रहे हैं, वो कोशिश ये कर रहा है कि जो नींव है, जो बेस है, वो इसी प्रकार से बना रहे, क्योंकि जब बेस बना रहेगा तब ये जो लोग यहां पर जो आ रहे हैं उनको ज्यादा प्रॉफिट मिलते रहेगा। समझ रहे हैं आप मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पर पूरे समाज को दो मॉडल में समझाने की कोशिश की है उन्होंने। बेसिकली ऐतिहासिक भौतिकवाद के अंतर्गत एक है नींव, है ना, जो बेसिकली मेन काम करता है, और एक है सुपर स्ट्रक्चर, ऊपर की जो मंजिल है, जिसको बेसिकली लाभ प्राप्त होता है, और वो नीचे वाली जो नींव है ना उसी प्रकार से रहे, ये कोशिश करती है। ठीक है। कार्ल मार्क्स के द्वारा बेसिकली ये कहा गया कि मनुष्य की चेतना जो है ना, उसके अस्तित्व को तय नहीं करती, बल्कि उसका सामाजिक अस्तित्व जो है उसकी चेतना को तय करता है। अगर और आसान शब्दों में मैं समझाने की कोशिश करूं तो यहां पर आप समझेंगे कि मनुष्य की जो सोच है वो उसके हालात को नहीं बदलते हैं। आप अगर सोचेंगे कि मैं अमीर व्यक्ति हूं तो आप बन तो नहीं जाएंगे ना, ठीक वही बात है। आपकी सोच जो है वो आपकी हालात को नहीं बदलते हैं। इसी प्रकार से मनुष्य की जो चेतना है उसके अस्तित्व को तय नहीं करती, लेकिन उसका सामाजिक अस्तित्व, लेकिन मनुष्य का जो हालात है ना वो उसकी सोच को जरूर बदल देता है। क्योंकि एक गरीब व्यक्ति सोचेगा कि यार मेरे को 500 रुपए दिहाड़ी मिल जाए पर डे का, मेरा काम हो गया, इतने मैं संतुष्ट हूं, तो उसकी सोच उस प्रकार से। एक अमीर व्यक्ति सोचेगा कि नहीं यार, आज दिन में ना ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, 10 लाख का मतलब प्रॉफिट हुआ, उसके लिए वो ज्यादा नहीं लग रहा है, उसको लग रहा है कि नहीं और भी काम करना चाहिए, और भी पैसे जो है वो आने चाहिए। तो अमीर व्यक्ति की सोच अलग है। ठीक है। तो आपकी सोच आपके हालात को तय नहीं करती, लेकिन आपके हालात जो है वो आपकी सोच को जरूर बदल देते हैं। आप अमीर है तो आप अलग तरीके से सोचेंगे, आप गरीब है तो आप अलग तरीके से सोचेंगे। वही बात यहां पर बताई जा रही है। ठीक है। तो ऐतिहासिक भौतिकवाद के बारे में हमने डिस्कस किया। अभी यहां पर एक सिद्धांत हम लोग देखेंगे, अधिरचना का सिद्धांत, कानून और धर्म की भूमिका। यहां पर क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि पहले के समय में क्या होता था, पहले के समय पर धर्म और कानून ने क्या सिखाया कि राजा जो है वो भगवान का रूप है, उसकी बात को न मानना जो है वो महापाप है। मतलब बताने की कोशिश ये की जा रही है कि चाहे पहले के समय पर हम धर्म की बात करें या आज के समय पर हम कानून की बात करें, ये हमेशा ना उनकी रक्षा करने की कोशिश करते हैं जो एक्चुअल में शासन व्यवस्था में, जिनके पास एक्चुअल में सत्ता है। ठीक है। तो अमीर व्यक्तियों की ही हितों की रक्षा करने की कोशिश करते हैं, चाहे धर्म की बात करें चाहे कानून की बात करें। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कार्ल मार्क्स बताने की कोशिश कर रहे हैं अपने ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत में। क्योंकि पहले के समय पर जब राजा का शासन हुआ करता था तब वहां पर सिद्धांत दिया जाता था दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। जैसे भारत में गयासुद्दीन बलबन ने भी यही कहा कि भैया मैं हूं ईश्वर का प्रतिनिधि, मैं जो बातें बोलूंगा आपको माननी पड़ेगी, आप उस पर सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि आप अगर मुझ पर सवाल उठा रहे हैं तो मैं तो क्या हूं, कौन हूं, ईश्वर का प्रतिनिधि हूं, है ना, भगवान का दूत हूं। तो यानी कि आप ईश्वर पर सवाल उठा रहे हैं। तो धर्म के नाम पर लोगों को डराने की कोशिश की जाती थी। ठीक है। तो सामंती दौर मतलब जब राजतंत्र हुआ करता था, सामंत यानी कि जो बड़े बड़े बेसिकली जो कुलीन व्यक्ति हुआ करते थे, जिनके पास बड़ी बड़ी जागीरें हुआ करती थी, और यही सपोर्ट करते थे राजा को, तो राजा को भी इनको खुश करना पड़ता था। ठीक है। तो सामंती दौर मतलब राजशाही व्यवस्था की बात कर रहे हैं, जब राजतंत्र था, राजा का शासन हुआ करता था, तब वहां पर धर्म कानून इस प्रकार से बेसिकली बनाए जाते थे कि राजा जो है वो कौन है, भगवान का रूप है, उसकी बात को अगर आप ना मानोगे तो पाप महापाप हो जाएगा। और उसके बाद जब पूंजीवादी व्यवस्था आई, तो कार्ल मार्क्स से बता रहे हैं कि जब पूंजीवादी व्यवस्था आई तब एक तरफ पूंजीपति बड़े बड़े फैक्ट्री के मालिक और दूसरी तरफ सर्वहारा यानी कि गरीब मजदूर। तो यहां पर कानून और पुलिस क्या कर रही है, अगर किसी भूखे ने फैक्ट्री से सामान चुराया तो उसे 5 साल की जेल होगी। तो यहां पर जो कानून बनाया गया कि चोरी अगर आप करेंगे तो फिर आपको जेल होगी। तो चोरी कौन कर रहा है, जो गरीब है वही करेगा। और किसके यहां करेगा, जिसके पास पैसा रहेगा, कुछ सामान रहेगा उसके पास, यानी कि अमीर व्यक्ति के घर करेगा।
तो यहां पर फिर से बचाया किसको जा रहा है? अमीर व्यक्तियों को। ठीक है, तो कानून यहां पर पूंजीवादी दौर में अमीर व्यक्तियों की रक्षा कर रही है, और पहले के समय पर जब राजतंत्र हुआ करता था, सामंती दौर हुआ करता था, फ्यूडलिज्म की बात कर रहे हैं, वहां पर क्या देखने को हमको मिल रहा है कि वहां पर जो बेसिकली धर्म है ना, वहां पर राजा क्या सिद्धांत देते थे अपने आप को? दैवीय उत्पत्ति का, भैया मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूं, तो मतलब राजा को बचाने की कोशिश की जा रही है, उसको सिक्योर किया जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर यह बताया जा रहा है कानून और धर्म की जो भूमिका है वो हमेशा कैसी रही है? जिसके हाथ में समाज की तिजोरी की चाबी है उसकी रक्षा करना, ये धर्म का, ये कानून का कार्य रहा है हमेशा से। अभी आप थोड़ा रियलाइज करेंगे, थोड़ा सोचने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा हाँ यार, कार्ल मार्क्स तो बात तो सही कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा उन्होंने ऐतिहासिक भौतिकवाद के अंतर्गत ना 5 चरण बताए। जैसे कि पहला चरण में क्या देख रहे हैं? आदिम साम्यवाद। जब जंगलों का दौर था, जब आदि मानव हुआ करते थे, तब बेसिकली घुमक्कड़ प्रकृति का होता था। जो मनुष्य है वो घूम घूम कर, मतलब कंदमूल खाकर, शिकार करके जीवन यापन करता था। ठीक है, एक जगह स्थायी निवास तो करता नहीं था। तो यहाँ पर क्या करते थे? जंगलों का दौर, सब मिलकर शिकार करते थे। किसी भी व्यक्ति की कोई संपत्ति नहीं थी, न ही कोई वर्ग विभाजन था। और उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या आ रही व्यवस्था? दास युग आया। दास युग में क्या हुआ? जब निजी संपत्ति आई, मतलब पहले यार इंसान घुमक्कड़ प्रकृति का हुआ करता था ना, घूम घूम कर शिकार कर रहा है, ठीक है, या बेसिकली फल खा रहा है, कंदमूल खा करके जीवन यापन कर रहा है। अब फिर इंसान को पता चला कि नहीं भैया, ऐसा है कि ना अनाज का उत्पादन होता है मिट्टी से, मतलब खेती वेती करके भी कुछ सिस्टम है जिससे अनाज का उत्पादन हो रहा है, तो हमको घूमने की आवश्यकता नहीं है। अब एक काम करते हैं, जंगल को काट करके मैदान बनाते हैं और वहां पर कुछ खेती बाड़ी करते हैं। तो ऐसे करते करते फिर क्या हुआ? मनुष्य जो पहले घुमक्कड़ प्रकृति का होता था पहले, फिर वो स्थायी निवास करने लगा। स्थायी निवास करने लगा तो धीरे धीरे कुछ कबीले बने, फिर गांव बने, फिर नगर बने। इस प्रकार से बेसिकली समाज का जो रूप है वो विकसित होते हुए चले गया। ठीक है, तो यहां पर जब पहली बार जब निजी संपत्ति आई, तब 2 वर्ग बने। एक मालिक जो ज्यादा शक्तिशाली, जिसके पास ज्यादा संपत्ति है ना। अब भूमि खेती तो कर रहे हैं, एक व्यक्ति है जो ज्यादा मेहनती है ना, उसने ज्यादा जंगल काटे, ज्यादा जमीन पर खेती किया, ज्यादा संपत्ति आएगी उसके पास। फिर धीरे धीरे वर्ग बनने लगे, कुछ लोग जो है गरीब हो गए, है ना, तो मालिक बन गए, गुलाम बन गए। गुलाम को बेसिकली दास किए, मतलब दास की हम बात कर रहे हैं, जो मालिक के अंतर्गत काम करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या देखते हैं? सामंतवाद, यानी कि फ्यूडलिज्म की बात कर रहे हैं। जब जमीन जो है मुख्य साधन बनी, तब 2 वर्ग बने। तो यहां पर पहले, सबसे पहले आदिम साम्यवाद में तो कोई संपत्ति नहीं थी, कोई वर्ग नहीं था, लेकिन इसके बाद हम लगातार देख रहे हैं कि समाज में 2 वर्ग देखने को मिल रहे हैं। पहले दास प्रथा जब आई, तब मालिक और गुलाम का वर्ग देख रहे हैं। फिर सामंतवाद जब आया, तब हम देख रहे हैं जमींदार वर्ग हो गया, जिसके पास बड़ी संख्या में लाखों एकड़, हजारों एकड़ की जमीन, और एक तरफ गरीब किसान जो उन जमींदारों के बेसिकली खेत में काम करते थे। ठीक है, इसके बाद हम देख रहे हैं जब पूंजीवाद आया, तब फैक्ट्रियां आई, फिर से 2 वर्ग बना, पूंजीपति यानी कि मालिक, और दूसरी तरफ लाखों की संख्या में काम करने वाले मजदूर की हम बात करें, सर्वहारा वर्ग। तो फिर से 2 वर्ग देखने को मिल रहे हैं, है ना। अब वो बता रहे हैं कि भैया क्रांति आएगी, मजदूर जो है वो क्रांति करेंगे, और क्रांति करेंगे तो उसके बाद साम्यवाद की बात की जा रही है, जहां संपत्ति जो है वो साझा हो जाएगी, कोई वर्ग नहीं रहेगा, ना कोई राज्य नहीं रहेगा, सब समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, सभी संसाधन पर सभी का समान हक रहेगा, ये बेसिकली बताया जा रहा है। क्लियर? तो ये उनके द्वारा बताया गया ऐतिहासिक भौतिकवाद के अंतर्गत इतिहास के 5 चरण, है ना। नाउ अगला जो सिद्धांत उन्होंने दिया, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। दास कैपिटल उनकी प्रमुख किताब है, 1867 में उन्होंने लिखी। काफी सारी प्रमुख किताबें उन्होंने लिखी है ना, जिसमें से एक है दास कैपिटल। दास कैपिटल में इन्होंने बताया है कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत उन्होंने दिया। अगर आपको पूछा जाएगा अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने किस किताब में दिया, तो दास कैपिटल में दिया, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। इसमें वो बता रहे हैं कि किसी सामान की जो असली कीमत है ना, वो मजदूर के श्रम घंटों से तय होती है। कितने घंटे मजदूर काम कर रहा है, उससे तय होती है उस सामान की असली कीमत। लेकिन मालिक क्या करता है? मजदूर को केवल जीने लायक न्यूनतम दिहाड़ी देता है, और जो माल तैयार है उसको क्या करता है? तैयार माल की बिक्री और कीमत जो है, दिहाड़ी के बीच का जो, मतलब तैयार माल की बिक्री कीमत, जो माल मजदूर ने बनाया उसको जिस प्राइस पर बेचा जा रहा है उस कीमत, और मजदूर को जो दिहाड़ी दी गई उस कीमत के बीच का जो अंतर है, उससे ही बेसिकली क्या करता है मालिक जो है अपने जेब में रख लेता है, और वही जो है वो क्या है?
अतिरिक्त मूल्य है, सरप्लस वैल्यू है। ठीक है, तो वही जो है सरप्लस वैल्यू है। यहां पर जो थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू दिया गया दास कैपिटल में, उसमें वही बताया जा रहा है कि यार अगर पार्ले जी का बिस्किट है, या चलो पार्ले जी का बिस्किट बहुत हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल स्पेन की बात करें ठीक है, स्पेन को बनाने में अगर मान लो मजदूर ने मेहनत जो की है, उस मेहनत के बदले मजदूर को कितना मिला, 10 रुपए। स्पेन को बनाने में मान लो कच्चा जो पदार्थ है, ये जो प्लास्टिक है, जो भी प्रोडक्ट यूज किया गया है, उसमें मान लो खर्चा आया 30 रुपए। तो 30 रुपए कच्चा माल, 10 रुपए किसको मिला, मजदूर को, टोटल हुआ 40। और बेचा जा रहा है पेन को कितने में, 100 रुपए में। ठीक है, तो बीच का जो 60 रुपया है उसको कौन रखा, वो फैक्ट्री का जो मालिक है, जो पेन बनाने वाली कंपनी, उसने रख लिया। और वो 60 रुपए जो है वही क्या है, सरप्लस वैल्यू है। ठीक है, अतिरिक्त मूल्य है। और इस अतिरिक्त मूल्य को कौन रख लेता है, फैक्ट्री का मालिक, कंपनी का मालिक। और यहां पर मजदूर के पसीने की क्या हो रही है, चोरी हो रही है, यही बताया जा रहा है। क्योंकि सरप्लस जो वैल्यू है उस पर जो हक है वो तो मजदूर का होना चाहिए, बट वो तो कंपनी का मालिक रख ले रहा है। तो ये उनके द्वारा बताया जा रहा है थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू में। ठीक है, जैसे यहां पर मैंने पेन का एग्जांपल दिया, वैसे ही यहां पर मैंने आपके लिए एग्जांपल रखा हुआ है। एग्जांपल मैंने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि क्लास के दौरान तो मैं आपको चीजें बता दूंगा, लेकिन हो सकता है कल की डेट में जब आप 1 महीने बाद चीजों को रिवाइज करें, तब मैंने क्या एग्जाम्पल बताया थे उसके लिए हो सकता है आपको फिर से पूरा वीडियो देखना पड़े, है ना। और जैसे जैसे एग्जाम सब पास आता है ना, तो फिर वीडियो देखने का जो समय है वो आपके पास नहीं रहेगा, आपको रहेगा कि यार रिवाइज मैं कर सकूं ज्यादा से ज्यादा। तो इस कारण से मैंने अभी से क्या कोशिश किया, आपने देखा भी होगा 2-3 क्लास से मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो एग्जाम्पल में देने की कोशिश करता हूं क्लास के दौरान, उनको मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दे रहा हूं, ताकि जब आप पढ़ेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जो मतलब पूरा दिमाग खपा देता है कई बार, है ना। जब आप किताबें पढ़ेंगे तो आपको वैसे ही समझ में नहीं आती। तो अभी जैसे काफी सारे लोग, जैसे कि मैंने बताया कि आई थिंक 300 से ज्यादा स्टूडेंट है ना, वो भी पढ़ाई कर रहे हैं साध्य पीएससी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर अभी एप्लीकेशन के माध्यम से। तो मैक्सिमम जो स्टूडेंट है मेरे पास जो मैसेज करते हैं वो यही कहते हैं कि सर मतलब बुक में, किताबों में इतनी अच्छी से समझ में नहीं आता जितना अच्छा आप समझाते हैं। तो मैं अच्छा समझा रहा हूं तो ठीक है, लेकिन बाद में जब आप रिवाइज करेंगे हो सकता है आपको सिद्धांत जो है रिकॉल आप ना कर पाए, समझ ना आए। तो इस कारण से मैं एग्जाम्पल देने की कोशिश पीडीएफ में भी कर देता हूं, ताकि आप इस एग्जाम्पल से समझ जाए। तो जो थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू के बारे में मैंने बताया, यहां पर मैंने ऑलरेडी कोट किया हुआ है कि जैसे कि कपड़ा और धागा, है ना, दर्जी और शेरवानी का उदाहरण हम लोग ले रहे हैं। शेरवानी जैसे बेसिकली बनाया गया, ठीक है, जो बेचा जा रहा है, तो बनाएगा कौन, मेहनत कौन कर रहा है, दर्जी मेहनत कर रहा है, और कुछ कच्चा पदार्थ तो चाहिए, बेसिकली कुछ मटेरियल तो चाहिए। तो कपड़े और धागे मान लो आपको मिल गए 1500 रुपए के, और दर्जी जिसने बनाया शेरवानी उसको मिला दिहाड़ी 500 रुपए। ठीक है, टोटल लागत आ गई फॉर एग्जांपल 2000 रुपए, और बाजार में जब इसकी बिक्री हुई तो कितने में बेचा गया, 5000 रुपए में। तो बीच का जो 3000 रुपया है वही क्या है, अतिरिक्त मूल्य है, सरप्लस वैल्यू है, जो चले तो जाएगा बेसिकली कंपनी के मालिक के पास, लेकिन वो उस पर हक किसका होना चाहिए, दर्जी का होना चाहिए, बट है नहीं यार उसका हक, है ना। तो यही बेसिकली बताने की कोशिश हो रही है, अतिरिक्त मूल्य। दास कैपिटल में इसको बताया गया है कार्ल मार्क्स के द्वारा। ठीक, चौथा सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया थ्योरी ऑफ एलाइनेशन, यानी कि अलगाववाद का सिद्धांत। ठीक है, 1844 की इनकी जो प्रमुख किताब है, इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिक मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 1844, हिंदी में बोलते हैं 1844 की आर्थिक एवं दार्शनिक पांडुलिपियां। इसे पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहां पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि काम जो है ना, उससे खुशी नहीं मिल रही है, बल्कि काम जो है मानसिक सजा बन गया है। क्यों बन गया है, क्योंकि व्यवस्था कैसी है, पूंजीवादी व्यवस्था है ना। पूंजीवादी व्यवस्था में काम करने में ना खुशी नहीं रही है, बल्कि ये तो एक मेंटल टॉर्चर बन गया है यार। ठीक, पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली में क्या हो रहा है, मजदूर जो है अपनी रचनात्मकता खो देता है, अपना इंटरेस्ट खो दे रहा है, वो उसको मजा नहीं आ रहा है काम करने में पूंजीवादी व्यवस्था में। और वो क्या कर रहा है, वो केवल एक मशीन बन करके रह जा रहा है, 4 स्तरों पर समाज और खुद से कट करके वो अलग हो जाता है। तो अलगाववाद का सिद्धांत मतलब मजदूर जो है पूंजीवादी व्यवस्था में समाज से बेसिकली अलग हो जा रहा है। कैसे अलग हो रहा है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं वो अपनी थ्योरी ऑफ एलाइनेशन में 4 प्रकार से। सबसे पहले तो उत्पादन चीज से अलगाव। पूंजीवादी व्यवस्था है, एक तरफ फैक्ट्री के मालिक, दूसरी तरफ लाखों करोड़ों की संख्या मजदूर। अब मजदूर जो है वो समाज से कट करके अलग हो जा रहे हैं पूंजीवादी व्यवस्था में। कैसे हो रहे हैं, पहला बता रहे हैं कि उत्पादन चीज से अलगाव। जिस कार को, अगर कार बनाने वाली कंपनी में मजदूर काम कर, उसकी बात कर रहे हैं,
या घर बनाने वाली कंपनी में अगर मतलब फैक्ट्री, फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री बोल रहा हूँ यार, घर बनाने के लिए अगर मजदूर काम कर रहा है तो उसकी बात करें, ठीक है। तो जिस कार या फ्लैट को वह बनाता है, कम वेतन के कारण से बना तो दिया, लेकिन उसकी खुद की इतनी हैसियत नहीं है कि वो उस कार पर कभी बैठ पाए या उस घर में कभी रह पाए, ठीक है। तो क्या बताया जा रहा है, उत्पादन, जिस चीज का उत्पादन हो रहा है उससे अलग, उस चीज को तो उसने बना दिया, लेकिन उसकी खुद की क्षमता उतनी नहीं है कि उसको खरीद सके, ठीक, उसका उपभोग कर सके। दूसरा, उत्पादन प्रक्रिया से अलगाव, काम अपनी कला से नहीं, मैनेजर की डांट और घड़ी की सुइयों पर चलने वाली मजबूरी बन जाती है ना। उसको काम करने का मन नहीं है लेकिन करना पड़ रहा है क्योंकि घर चलाने के लिए पैसे भी तो चाहिए। तो मैनेजर जो है वो डांट रहे बार बार, और वो टाइम देख रहे हैं कि कब यार 5 बजेगा मैं घर जाऊंगा, वही बात हो रही है, ठीक है। तो उत्पादन प्रक्रिया में उसका कोई मन नहीं है लेकिन कर रहा है फिर भी। स्व प्रकृति से अलगाव, रचनात्मक इंसान से गिरकर वह मशीन का केवल एक नट बोल्ट कसने वाला बेजान पुर्जा बन जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम किसी कुम्हार की बात करेंगे तो कुम्हार जो है ना, वो मिट्टी का जब बर्तन बनाएगा तो वो इंजॉय करता है, ठीक। लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था में फैक्ट्री का जो मजदूर है वो बेसिकली क्या कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल उसको कुछ काम दिया गया है ना, कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो उसी प्रकार से वो काम कर रहा है, अपना काम खत्म करने की कोशिश करेगा, ठीक। आईफोन बनाने वाली कंपनी में काफी सारे मजदूर अगर काम कर रहे हैं, एक का काम है कि यार चिप लगाना है, दूसरे का काम है पूरा असेंबलिंग करना है, ठीक है। तो चिप लगाने वाला जो है वो केवल चिप लगाने की ही कोशिश करेगा, उतने ही काम करते रहेगा, वो बस देखते रहेगा टाइम के, मेरा टाइम कब खत्म होगा, छुट्टी कब होगा, मैं घर कब जाऊंगा, ठीक। तो रचनात्मक इंसान से गिरकर वो क्या हो गया, केवल मशीन का केवल एक नट बोल्ट कसने वाला बेजान पुर्जा बन जाता है। और चौथा बता रहे हैं कि साथी इंसानों से अलगाव, सहानुभूति जो है ना, आपस में कलीग्स में सहानुभूति नहीं रहेगी, बल्कि क्या होगा, दूसरा मजदूर साथी नहीं, नौकरी छीनने वाला प्रतिद्वंदी लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोग एक साथ काम कर रहे हैं और हर किसी को आगे बढ़ना है, तो वहां पर कोई किसी की हेल्प नहीं, कंपटीशन है, क्योंकि एक ने अगर ज्यादा अच्छा किया तो उसको अचीवमेंट मिल जाएगा, तो वो फिर आपकी नौकरी भी खा सकता है, ठीक है। तो यही बात बताने की कोशिश की जा रही है थ्योरी ऑफ एलाइनेशन में, अलगाववाद के सिद्धांत में, कि जो मजदूर, जो व्यक्ति काम कर रहा है वो अलग कैसे हो जाता है। क्लियर। चलिए नाउ आगे बढ़ते हैं। यहां पर वही कुम्हार और असेंबली लाइन मजदूर का जो एग्जांपल है वो दिया गया है। जैसे कि मैंने बताया कि कुम्हार जो है मिट्टी का मटका बनाते समय खुद उस पर डिजाइन बना करके खुश होता है, रचनात्मक बेसिकली आनंद लेता है ना। लेकिन फैक्ट्री का जो बेसिकली मजदूर है 1000 मोबाइल के सिर्फ ढक्कन लगाता है। जैसे अगर कोई मोबाइल कंपनी में बात करें, उसको ढक्कन लगाने का, अगर कवर लगाने का अगर काम दिया गया है, तो वो बस देखेगा कि यार कवर लगाना है जल्द से जल्द, दैट्स इट। न मोबाइल से लगाव है उसका, न काम में कोई खुशी होती है, केवल वो इंतजार किसका करेगा, 5 बजने का, 6 बजने का, जो भी उसका टाइम है, तो छुट्टी का इंतजार करता है। क्लियर। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी थ्योरी ऑफ एलाइनेशन के अंतर्गत। नाउ लास्ट इनका जो पांचवा प्रमुख सिद्धांत है वो है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, क्लास स्ट्रगल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनकी किताब है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, 1848 में जो लिखी गई, जिसमें ये बता रहे हैं कि समाज में, आज की बात नहीं है, समाज में हमेशा से ही वर्ग रहे हैं। एक वर्ग रहा है शोषक वर्ग, जो जिसमें अमीर व्यक्ति आ जाते हैं, और दूसरा वर्ग रहा है शोषित वर्ग, जिसमें गरीब व्यक्ति आ जाते हैं। दोनों के हित जो हैं वो एक दूसरे के विरोधी हैं। ये आज की बात नहीं है, ये हमेशा से देखने को मिल रहा है कि समाज में दो आपको वर्ग देखने को मिलते हैं, एक शोषक वर्ग, दूसरा शोषित वर्ग, ठीक है। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स दोनों के द्वारा बेसिकली इस किताब की रचना की गई थी, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की। और इसमें वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब तक के सभी मानव समाजों का जो इतिहास रहा है ना, वो कैसा रहा है, वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। प्राचीन काल से लेकर के वर्तमान काल तक वर्ग विभाजन रहा ही है और वर्ग संघर्ष देखने को मिलता है, ठीक है। तो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत जो बताया जा रहा है इनके द्वारा, जिसमें बताया जा रहा है कि राज्य जो है वो कोई निष्पक्ष संस्था नहीं है। मतलब उदारवादी तो बेसिकली ये कहते भी थे कि राज्य को बहुत कम इंटरफेयर करना चाहिए, आपको पता ही है ना। और बेसिकली समाजवाद में समाज को प्रायिकता दी जाती थी, प्रमुखता दी जाती थी बेसिकली, ठीक है। यहां पर ये बेसिकली बताया जा रहा है कार्ल मार्क्स के द्वारा कि राज्य जो है कोई निष्पक्ष संस्था नहीं है। राज्य जो है वो हमेशा से बेसिकली एक ऐसी संस्था रही है जो पूंजीपतियों के हितों की रक्षा कर रही है। कोई ऐसी संस्था नहीं है जो अमीर और गरीब दोनों के बीच न्याय करे। राज्य ये सब काम नहीं कर रहा है। राज्य क्या कर रहा है,
हमेशा से पूंजीपतियों के हितों की रक्षा कर रही है। तो कार्ल मार्क्स ने इस संबंध में एक कथन भी कहा कि आधुनिक राज्य की कार्यपालिका जो है ना, वो पूरे पूंजीपति वर्ग के साझा मामलों को संभालने वाली क्या है, एक कमिटी है। क्लियर? तो उन्होंने क्या कहा, आधुनिक राज्य की जो कार्यपालिका है, करंट टाइम की जो कार्यपालिका है, वो पूंजीपति वर्ग के साझा मामलों को संभालने वाली एक कमेटी मात्र है। जैसे कि सरकार ने कानून बना दिया कि भैया चोरी नहीं करना है, तो चोरी, वही मैंने जैसे पहले बताया कि चोरी करेगा गरीब मजदूर, कर रहा है पूंजीपति के घर में, तो भाई नहीं करना है, तो पूंजीपति के हितों की रक्षा हुई ना। तो वही बात बताने की कोशिश की जा रही है यहां पर। ठीक है, वर्ग संघर्ष की जो बात हो रही है। पहले के समय पर अगर हम लोग देखेंगे, धर्म का भी बेसिकली सिद्धांत हमको देखने को मिलता था। तो यहां पर धार्मिक या धर्म से रिलेटेड मैटर पर इनके जो विचार है वो उसमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां पर धर्म जो है वो जनता की अफीम है, मतलब एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा जनता को नशा दिया जा रहा है। तो जैसे अफीम खाकर इंसान जो है अपना दर्द भूलकर सो जाता है ना, ठीक उसी प्रकार से धर्म जो है वो गरीब को ये सिखाता है कि गरीबी जो है वो तुम्हारे पिछले जन्म का कर्म है, तुम चुपचाप इसको सहो भैया, और मरने के बाद क्या होगा, तुमको स्वर्ग मिलेगा। तो इससे मजदूर जो है वो बगावत नहीं कर पाता, और ये रियलिटी है। आज के करेंट टाइम के सिनारियों में भी आपको यही चीजें देखने को मिलेगी। जो गरीब मजदूर है, जो बेचारा कुछ कर नहीं पा रहा है, तो वही सोचेगा कि यार मेरे पिछले जन्म का कोई पाप होगा जिसके कारण से मैं गरीब हूं, या भगवान की ही ऐसी इच्छा होगी, चलो मैं कम से कम पूजा पाठ कर लेता हूँ और कुछ कर लेता हूँ ताकि मरने के बाद मुझे स्वर्ग मिल जाए, या अगला जन्म अगर हो रहा है तो उससे मैं अमीर रहूं। ठीक है, तो धर्म जो है वो बेसिकली क्या है, जनता की अफीम है ना, ये बताया जा रहा है कार्ल मार्क्स के द्वारा। धर्म जनता की अफीम है ना, रिलीजियन इज द ओपियम ऑफ द पीपल। तो आपको पूछा जाएगा ना, तो आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, किसने कहा यह कथन, तो कार्ल मार्क्स ने कहा। और इसके बाद हम देख रहे हैं अंतिम समाधान, क्रांति व राज्य विलीन होना। अंतिम समाधान के तौर पर कार्ल मार्क्स क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि भैया मजदूर सब आपस से मिलकर के एकजुट हो जाओ, और आपको करना क्या है, आपको हिंसक क्रांति करनी है, ब्लडी रिवॉल्यूशन करना है, मारकाट करना है, क्योंकि पूंजीपति जो है अपनी संपत्ति जो है अपनी मर्जी से तो नहीं छोड़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो उनको निपटाना है, उनकी संपत्ति का पर अधिग्रहण करना है, और उसके बाद क्या करना है, पूंजीपतियों से सत्ता छीननी है। और उसके बाद जब क्रांति हो जाएगी तब समाज से सभी जो वर्ग है, जितने वर्ग हमको ऐतिहासिक काल से देखने को मिल रहे हैं, वो सब क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और जो दमनकारी जो राज्य है इसकी जरूरत नहीं रहेगी। तो राज्य क्या हो जाएगा, स्वतः ही विलीन हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। स्टेट विल विदर अवे, ये बेसिकली बोला गया। हिंसक क्रांति और राज्यहीन समाज की जो बात की गई, तो कार्ल मार्क्स अपने इन प्रमुख सिद्धांतों में बताने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, आई होप आपको अभी तक कार्ल मार्क्स के जो प्रमुख सिद्धांत है पांचों आपको समझ में आ गए होंगे, क्योंकि यहां से जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको समझना, यहां से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद मार्क्स के बाद के जो प्रमुख राजनीतिक विचारक रहे हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जो प्रमुख और जो विचारक रहे हैं जिन्होंने मार्क्स के जो सिद्धांत हैं उनमें कुछ चीजों को बदलने की कोशिश की। ठीक है, तो सबसे पहले तो है व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन की जो किताब है वो है व्हाट इज टू बी डन। 1902 में इस किताब को लिखा उन्होंने, जिसमें उन्होंने वैनगार्ड पार्टी का कंसेप्ट दिया। अब कार्ल मार्क्स, आपको पता है कार्ल मार्क्स बोल रहे हैं मजदूरों को एकत्रित करने की बात कर रहे हैं कि मजदूरों सब आपस से मिलकर के एकजुट हो जाओ, आपको क्या करनी, क्रांति करनी है। किसके खिलाफ क्रांति करनी है, पूंजीपति वर्ग के खिलाफ क्रांति करनी है। तो यहां पर व्लादिमीर लेनिन बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया मजदूर काम करके इतना थक जाता है यार कि वो कहां से क्रांति करेगा, नहीं करेगा ना, उसके पास इतना समय नहीं है। वो काम कर करके इतना थक जाता है, और काम ना करे ऐसा भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि उसको अपना परिवार चलाना है, घर चलाना है, तो काम करना भी जरूरी है। तो मजदूर काम करके इतना थक जाता है कि केवल ट्रेड यूनियन जो है ना, वहां पर वेतन वृद्धि तक ही उनकी सोच जो है पहुंच पाती है। भाई वेतन बढ़ जाए, दैट्स इट, उनका घर जो है सही से चल पाए। तो क्रांति वांति करने के लिए मजदूर के पास इतना समय नहीं है, ना इतना उनकी सोच नहीं है, ना इतनी उनकी शक्ति नहीं है। ये बेसिकली कौन बोल रहा है, व्लादिमीर लेनिन बोल रहे हैं। तो क्रांति की योजना बनाने के लिए, क्योंकि अब क्रांति तो करनी है, बिना क्रांति के तो पूंजीपति अपनी संपत्ति देंगे नहीं, तो क्रांति तो करना है। लेकिन क्रांति करेंगे कैसे, मजदूर नहीं कर पा रहे हैं, तो क्रांति की योजना बनाने के लिए समर्पित और अनुशासित नेताओं की जो आवश्यकता है वो जरूरी है। तो यहां पर एक मतलब गिने चुने कुछ लोग हैं, मतलब कुछ लोग क्या बोले,
एक पार्टी आपको अलग से बनानी पड़ेगी मजदूरों की, जो बेसिकली मजदूरों की वकालत करेंगे, उनके लिए बेसिकली उनको संगठित करने का काम करेंगे। ठीक है, तो एक कम्युनिस्ट पार्टी होनी चाहिए, एक अग्रदल जिसे हिंदी में कहा जाता है वो होना चाहिए, या वैनगार्ड पार्टी की हम बात करें, अग्रदल हिंदी में इसको बोलते हैं, वैनगार्ड इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि साम्यवादी बेसिकली हम बात कर रहे हैं, कार्ल मार्क्स के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया। ये क्या बता रहा है व्लादिमीर लेनिन कि मजदूर सब आपस में एक साथ नहीं कर सकते, एक लीडरशिप का होना जरूरी है। तो एक पार्टी होनी चाहिए जो उनको संगठित करे, है ना, और वो क्रांति की योजना बनाएगी, उसको संचालित करने का काम करेगी। क्लियर? तो कार्ल मार्क्स जो मजदूरों को बोल रहे थे, ये बेसिकली बोल रहे हैं कि भैया मजदूर सब एक साथ काम नहीं कर पाएंगे, एक लीडरशिप का होना जरूरी है, प्लानिंग का होना जरूरी है। तो इसके लिए एक वैनगार्ड पार्टी होनी चाहिए, एक अग्रदल होना चाहिए जो क्रांति की क्या करेगा, योजना बनाएगा, मजदूरों को संगठित करेगा। ये बात की जा रही है व्लादिमीर लेनिन के द्वारा। इनकी किताब है एक इंपीरियलिज्म, 1916 में लिखी गई, जिसमें बता रहे हैं साम्राज्यवाद के बारे में। ये बताते हैं कि साम्राज्यवाद जो है वो पूंजीवाद का सबसे बड़ा और सबसे अंतिम रूप है, क्योंकि पूंजीवाद में क्या हो रहा है, फैक्ट्री के जो मालिक है वो मजदूरों का लगातार शोषण कर रहे हैं, और साम्राज्यवाद यानी कि इंपीरियलिज्म में क्या हो जाएगा, जो बड़े बड़े प्रमुख देश हैं, वो जो गरीब देश हैं वहां पर जाकर के कब्जा करेंगे, उनके जो आर्थिक संसाधन है उनका दोहन करेंगे। ठीक है, और बाद में उन्हीं के मतलब संसाधन से जो कच्चा माल जो जो प्राप्त करके लाए हैं, उससे जो पदार्थ बनाएंगे उसको वहीं पर जाके बेच देंगे, जैसे कि इंडिया में हो रहा था। ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, इंडिया में उन्होंने पहले कॉलोनी बनाई, है ना, अपने अपने बेसिकली व्यापारिक फैक्ट्री जो है, कारखाने जो स्थापित किए, भारत से कच्चे माल लेकर के चले गए, वो चाहे बेसिकली लकड़ियों की बात करें या बेसिकली सूती वस्त्र की बात करें, है ना, किसी भी प्रकार से कच्चे माल की बात करें, मसालों की बात करें, भारत से लेकर के चले गए। तो हमारे जो संसाधन है सबको लेकर के चले गए, और बाद में उनसे प्रोडक्ट बना करके हम ही को आकर के बेच रहे हैं। तो लगातार क्या हो रहा है, हमारा जो है शोषण हो रहा है। तो यहां पर साम्राज्यवाद में वही बताया जा रहा है, ये पूंजीवाद का, कैपिटलिज्म का सबसे एक्सट्रीम रूप है इंपीरियलिज्म। ठीक है, वो कैपिटलिज्म का सबसे एक्सट्रीम फॉर्म है, जहां पर एक पूंजीपति जो देश है, जैसे कि ब्रिटेन हो गया, वो क्या करेगा, गरीब देशों पर चले जाएगा, अफ्रीका के गरीब देशों पर, जो पहले हो चुका है। ठीक है, एशिया में आया तो इंडिया पर उन्होंने कब्जा किया, तो वहां पर चले जाएंगे, तो अमीर देश गरीब देशों को गुलाम बना करके क्या करेंगे, संसाधनों का शोषण करते हैं। ये किनके द्वारा बताया जा रहा है, व्लादिमीर लेनिन के द्वारा। तो इंपीरियलिज्म जो किताब है उनकी है, जिसमें बता रहे कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का सबसे बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं सबसे अंतिम रूप है, सबसे बड़ा रूप है। इसके अलावा उनके द्वारा सिद्धांत दिया गया कमजोर कड़ी का सिद्धांत, द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन, 1917 में सिद्धांत को दिया उन्होंने, जिसमें बता रहे कि क्रांति जो है वो सबसे अमीर देश में नहीं। अब मार्क्स तो वही बता रहे थे ना जर्मनी में बेसिकली कि भैया मजदूरों एकत्रित हो जाओ, क्रांति वांति करो, ठीक है, सिस्टम खत्म करते हैं। बट क्रांति यहां पर लेनिन बता रहे हैं कि सबसे अमीर देश में क्रांति नहीं आएगी, बल्कि पूंजीवादी जंजीर की सबसे कमजोर कड़ी में होगी, यानी कि ऐसे देश में होगी जो सबसे अमीर है, वहां तो क्रांति वांति नहीं आएगी। जो सबसे बेसिकली हम बोल सकते हैं कमजोर कड़ी है ना, वहां पर व्यवस्था जहां पर उतनी ज्यादा ताकतवर नहीं है, क्रांति वहां पर होगी। अब व्लादिमीर लेनिन की हम बात कर रहे हैं, तो 1917 में जो बेसिकली रूस में जो क्रांति हुई, है ना, बोल्शेविक पार्टी का जो गठन किया गया था, जिसके द्वारा बेसिकली चीजें हुई, ठीक है, तो इन्हीं के नेतृत्व में हुई। तो वही बताने की कोशिश की जा रही है। तो व्लादिमीर लेनिन के बारे में सबसे पहले याद रखेंगे, कार्ल मार्क्स के बाद जो प्रमुख मार्क्सवादी जो विचारक है उनमें एक है व्लादिमीर लेनिन। सबसे पहले हमने देखा उनकी किताब व्हाट इज टू बी डन, इसके अलावा उन्होंने किताब लिखी इंपीरियलिज्म, इसके अलावा हम देख रहे हैं द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन। ठीक है, आई होप आपको यहां तक सारी चीजें समझ आ गई होंगी। नाउ आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अगले जो प्रमुख विचारक है वो है रोजा लग्जमबर्ग। इन्होंने लेनिन के द्वारा जो कथन कहे गए, जो उनके विचार उन्होंने अपनी किताबों के माध्यम से व्यक्त किए, उसकी इन्होंने समीक्षा की और अपने विचार इन्होंने प्रदर्शित किए। इन्होंने कहा कि यार लेनिन का जो बेसिकली अगर हम बात करें, वो अपने जो विचार है ना उसमें अति केंद्रवाद की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, रोजा लग्जमबर्ग की जो किताब है ऑर्गेनाइजेशनल क्वेश्चंस ऑफ रशियन सोशल डेमोक्रेसी, इसमें वो बता रहे हैं कि क्या हो रहा है। लेनिन ने क्या किया, दल के अति केंद्रीकृत ढांचे का बेसिकली विरोध किया। किसने, रोजा ने लेनिन के दल के अति केंद्रीकृत ढांचे का विरोध किया। मतलब व्लादिमीर लेनिन के द्वारा जो बेसिकली बताया जा रहा है कि मजदूर जो है सब एक साथ मिलकर के क्रांति करेंगे तो पॉसिबल नहीं है,
तो एक केंद्रीकृत दल होना चाहिए, यानी कि जिसको उन्होंने वैनगार्ड पार्टी कहा, ठीक है। जैसे कि रशिया में बोल्शेविक पार्टी बनी और फिर रिवॉल्यूशन हुआ रशिया में, ठीक है। तो यहां पर जो बेसिकली इनके द्वारा बताया जा रहा है, लेनिन ने तो सारी की सारी जो भूमिका है वो फोकस कर दी किसके ऊपर, पार्टी के ऊपर। पार्टी क्या करेगी, मजदूरों को संगठित करेगी, वो योजना बनाएगी, उसके जो निर्देश है सभी को मानने होंगे। तो यहाँ पे तो केंद्रीकरण हो रहा है, सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, किसका हो रहा है, पार्टी का। तो पार्टी की जो भूमिका है वो एकदम बढ़ जा रही है व्लादिमीर लेनिन के कंटेक्स्ट में। लेकिन रोजा लग्जमबर्ग जो है वो इसका विरोध करती है। वो कहती है कि यार ऐसे में तो चीजें सही से नहीं चलेगी। महिला थी बेसिकली, नाम से आपको समझ आ रहा होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि लेनिन का जो तरीका है वो तानाशाही लेकर के आ जाएगा, डिक्टेटरशिप लेकर के आ जाएगा, और पार्टी जो है वो जनता की जगह ले लेगी। और पार्टी में फिर गिने चुने जो लोग हैं, जो टॉप के लीडर हैं, वो फिर पार्टी की जगह ले लेंगे, ठीक है। तो फिर कुछ नेता जो है वो पार्टी की जगह ले लेंगे, और अंत में कौन बचेगा, अंत में एक अकेला नेता बचेगा, एक अकेला तानाशाह बचेगा जो पूरे देश पर हुक्म चलाएगा। आई बात समझ में। तो रोजा लग्जमबर्ग चेतावनी दे रही है कि व्लादिमीर लेनिन का जो मॉडल है ना वो भी सही तरीके से नहीं चलने वाला है। सब मार्क्सवाद के बाद प्रमुख मार्क्सवादी विचारक है और मार्क्सवाद के ही सिद्धांतों को जोड़ तोड़ कर अपने विचार देने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है। तो यहां पर क्या बोल रही है रोजा लग्जमबर्ग कि व्लादिमीर लेनिन ने जो मॉडल दिया है उसमें बोल रहे हैं कि यार पार्टी प्रमुख है, वही सारी चीज तय करेगी, क्योंकि पार्टी संगठित करेगी, क्रांति वही लेकर के आएगी। बट रोजा लग्जमबर्ग बोल रही है अगर ऐसा होगा तो फिर पार्टी जो है वो जनता की जगह ले लेगी, और पार्टी में फिर गिने चुने लोग हैं वो आगे आ जाएंगे, फिर एक अकेला बंदा बचेगा जो डिक्टेटरशिप बन जाएगा, मतलब डिक्टेटरशिप हो जाएगा, तानाशाही व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। और अगर करंट सिनारियो में अगर आप देखेंगे, चाइना में आप चले जाएंगे, साम्यवादी शासन व्यवस्था है वहां पर, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी। क्या देखने को मिलता है, एक ही व्यक्ति है, सी जिनपिंग, उन्हीं का चल रहा है, तो एक तानाशाह। नॉर्थ कोरिया चले जाएंगे आप, किम जोंग उन, एक तानाशाह। तो जहां जहां पर साम्यवादी व्यवस्था आपको देखने को मिल रही है, वहां पर रोजा लग्जमबर्ग के द्वारा कही गई जो बात है वो अक्सर सत्य होते हुए देखने को मिलती है। आप रशिया में चले जाएंगे, है ना, व्लादिमीर पुतिन तो राष्ट्रपति हैं, पता नहीं कब तक रहेंगे, समझ रहे हैं। तो रोजा लग्जमबर्ग ने जो बात कही है वो गलत नहीं कही है, वो करंट सिनारियो में हमको देखने को मिलता है, उनकी बातें जो है सत्य साबित होती है ना। चलो, तो उनके द्वारा एक कथन कहा गया कि स्वतंत्रता जो है हमेशा उस व्यक्ति के लिए होती है जो अलग सोचता है। तो आज से आप लोग भी अलग सोचना शुरू कर दो, ठीक है। तो ये उनके द्वारा कथन कहा गया था, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद रोजा लग्जमबर्ग और क्या बता रही है, रिफॉर्म और रिवॉल्यूशन 1900 में लिखी गई उनकी किताब है जिसमें वो बताने की कोशिश कर रही है कि क्रांति जो है किसी नेता या पार्टी के हुक्म से नहीं, क्योंकि इनसे पहले व्लादिमीर लेनिन तो वही बात कर रहे थे। तो रोजा लग्जमबर्ग बोल रही है क्रांति आएगी, क्रांति तो लानी है, लेकिन किसी नेता या किसी पार्टी के हुक्म से नहीं, बल्कि आम जनता के अंदर से उठे स्वतः स्फूर्त, यानी कि गुस्से और देशव्यापी आम हड़तालों से आएगी, ठीक है। मतलब जनता जो है ना वो खुद से क्रांति लाए ना, किसी के बोलने पर नहीं। कोई नेता बोल रहा है तो क्रांति कर रहे हैं, कोई पार्टी बोल रही है तो क्रांति कर रहे हैं, वो सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी वाले बोले फिर क्रांति कर रहे हैं, ऐसा नहीं। मतलब ये बताने की कोशिश की जा रही है कि स्वतः स्फूर्त, अपने से, स्वयं से, क्योंकि आप खुद भी तो शोषित हो रहे हो, तो सब मिल करके अपने से जब क्रांति करेंगे, देशव्यापी हड़ताल करेंगे, तब आएगी क्रांति, तब आएगी रिवॉल्यूशन। किसी के बोलने से नहीं क्रांति, ठीक है, किसी के बोलने से नहीं आएगी, स्वतः स्फूर्त, स्पॉन्टेनियस, इसकी बात की जा रही है, स्वतः स्फूर्त। जैसे स्वतः स्फूर्त शब्द के बारे में अपने भारतीय इतिहास में भी पढ़ा होगा। जब आप याद करो कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन जब हो रहा था, तब महात्मा गांधी प्रमुख नेताओं को तो अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं कि यह आंदोलन स्वतः स्फूर्त था। भारत में जितने भी जो लोग हैं, जो जनता थी बेसिकली उस समय में, वो बेसिकली स्वतः स्फूर्त, स्वयं से वो इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे, ताकि जो अंग्रेजों को जो भारत से भगाने की जो कोशिश है हमारी वो पूरी हो जाए, ठीक है। तो जनता को स्वयं से बेसिकली एक्टिव होना पड़ेगा, ये बेसिकली बताया जा रहा है। तो रोजा लग्जमबर्ग के बारे में ये आप ध्यान में रखेंगे। नौ तीसरे प्रमुख विचारक है एंटोनियो ग्राम्सी। एंटोनियो ग्राम्सी क्या बता रहे हैं, इनकी किताब है प्रिजन नोटबुक्स। उन्होंने इस किताब में अपनी सांस्कृतिक आधिपत्य, कल्चरल हेजेमोनी का सिद्धांत दिया, जिसमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पूंजीपति जो है केवल डंडे से राज नहीं करते हैं,
जितने भी जो अमीर व्यक्ति हैं वो अमीर कैसे बने हैं? केवल डंडे से राज नहीं कर रहे, केवल डरा धमका करके नहीं, बल्कि वे स्कूल, मीडिया, सिनेमा और चर्च के जरिए जनता के दिमाग में ये बात भर देते हैं कि पूंजीवाद व्यवस्था जो है ना वही सबसे अच्छा सिस्टम है, और जनता जो है वो खुद स्वेच्छा से फिर धीरे धीरे इसे अपनी सहमति दे देती है, इसे स्वीकार कर लेती है। तो जो पूंजीवादी मॉडल हमको देखने को मिलता है वो केवल ऐसा नहीं है क्योंकि राज्य ने, सरकार ने ऐसा मॉडल जो है अपनाया है, ऐसा नहीं है। ये केवल डंडे से राज नहीं करते बल्कि ये विचारों से भी राज करते हैं, है ना। ये इस प्रकार से समाज की विचारधारा बनाने की कोशिश करते हैं। स्कूल के माध्यम से इस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था बनाई जाएगी, पढ़ाया इस प्रकार से जाएगा ताकि यही व्यवस्था बेस्ट लगे। मीडिया के माध्यम से इसी प्रकार से प्रचार किया जाएगा। सिनेमा में पिक्चरें, मूवीज इस प्रकार से दिखाई जाएंगी कि यार पूंजीवादी व्यवस्था ही सबसे अच्छी लगे। तो यहाँ पर ये सारी बातें बताने की कोशिश की जा रही है एंटोनियो ग्राम्सी के द्वारा, है ना। इनकी किताब है प्रिजन नोटबुक्स, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, क्लियर है। तो यहां पर उन्होंने बताने की कोशिश की है नागरिक समाज बनाम राजनीतिक समाज के बारे में। एक होता है राजनीतिक समाज जिसमें राज्य सरकार आ जाती है, पुलिस सेना आ जाती है जो बल प्रयोग करती है, और एक नागरिक समाज है जिसमें स्कूल की बात करें, मीडिया की बात करें, वो बेसिकली ना दिमाग से, हमारे विचारों से खेलने की कोशिश करता है। ये जो पूंजीवादी व्यवस्था है इसके प्रति जनता की सहमति बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि स्कूलों में इसी प्रकार से पढ़ाया जाएगा, मीडिया के द्वारा इसी प्रकार से प्रचार किया जाएगा ताकि यही जो व्यवस्था है ये सबसे बेस्ट लगे। तो दो प्रकार से आपको समाज देखने को मिलेंगे। तो यहां पर ये बता रहे हैं एंटोनियो ग्राम्सी कि क्रांति से पहले वैचारिक युद्ध, वॉर ऑफ पोजीशन को जीतना होगा। वॉर ऑफ पोजीशन को जीतना होगा मतलब कि पूंजीवादी व्यवस्था में बेसिकली डंडे से, मतलब बल प्रयोग के द्वारा ही चीजें जो है सरकार कर रही है, ऐसा नहीं है। जो विचारों के माध्यम से लोगों को, जनता को जो प्रभावित किया जा रहा है कि नहीं पूंजीवाद, कैपिटलिज्म ही सबसे बेस्ट है। वो सोशलिज्म, कम्युनिज्म ये सब बकवास है, कैपिटलिज्म ही सबसे बेस्ट है। जो ज्यादा टैलेंटेड है वो ज्यादा आगे बढ़ेगा, ये व्यवस्था सबको मौका देती है आगे बढ़ने का। अब जो आगे बढ़ गया उसके पास टैलेंट है भैया, इसलिए आगे बढ़ गया। जो नहीं बढ़ पाया तो उसमें उसकी गलती है। तो कैपिटलिज्म तो यही बोलता है ना। तो यहां पर विचारों से खेला जा रहा है। तो एंटोनियो ग्राम्सी बोल रहे हैं कि भैया क्रांति लाने से पहले वैचारिक युद्ध यानी कि वॉर ऑफ पोजीशन जीतना पड़ेगा, पहले विचारों से जीतना पड़ेगा। मतलब कि पहले तो इस विचार को ही हटाना पड़ेगा कि पूंजीवाद सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, यहां पर बता रहे हैं कि ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स के बारे में बता रहे हैं, जैविक बुद्धिजीवी यानी कि मजदूरों को अपने खुद के लेखक, शिक्षक, पत्रकार क्या करने पड़ेंगे, तैयार करने पड़ेंगे, जो पूंजीपतियों के जो वैचारिक भ्रम है ना उसका पर्दाफाश कर सके। क्योंकि पूंजीपतियों द्वारा बनाए गए जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, जो बेसिकली जो मीडिया के जो चैनल्स आपको देखने को मिलेंगे वहां पर तो उन्हीं के विचारों को प्राथमिकता दी जा रही है। तो मजदूरों को संगठित होना चाहिए, उन्हें अपने खुद के लेखक इनके पास होने चाहिए जो लिखे इस प्रकार से विचार अपने, जिसमें जो बेसिकली साम्यवाद के जो सिद्धांत है उसको प्रतिपादित, मतलब उसको बेसिकली बोल सकते हैं हम लोग, बढ़ाया जा सके, विस्तारित किया जा सके ताकि लोग जो है इसके बारे में भी समझे, है ना। मजदूरों के अपने शिक्षक होने चाहिए, पत्रकार। मजदूर वर्ग को भी अपना एक ऐसा जो बेसिकली हम बोल सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में या पत्रकारिता के क्षेत्र में ऐसे बुद्धिजीवी जो है वो सामने आए जो इनके हक की बातें करें। ये बेसिकली कहा जा रहा है एंटोनियो ग्राम्सी के द्वारा। इसके बाद चौथे प्रमुख विचारक है लुई अल्थुसर। ये ज्ञान मीमांसी अंतराल के बारे में बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि यार कार्ल मार्क्स जो थे ना उनका दो बेसिकली चरण था। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दो प्रकार से आपको बेसिकली देखने को मिलेगा। एक तो 1845 से पहले के मार्क्स, जिसको लुई अल्थुसर ने कहा युवा मार्क्स, ठीक है, जो मानवतावादी अलगाव पर भावुक बात करने वाले थे। और 1845 के बाद के जो मार्क्स है, क्यों ऐसा कैटेगराइजेशन किया जा रहा है, मार्क्स ने जो अपने विचार रखे ना उनकी प्रमुख किताबों में, उसके माध्यम से इस प्रकार से कैटेगराइजेशन किया जा रहा है मार्क्स का लुई अल्थुसर के द्वारा। ठीक है, अल्थुसर क्या बता रहा है कि मार्क्स के जीवन में 1845 में एक बड़ा मोड़ आया। तो 1845 के पहले का जो मार्क्स था वो युवा मार्क्स था, 1845 के बाद का जो मार्क्स है वो प्रौढ़ मार्क्स है, जो वैज्ञानिक अर्थशास्त्र के नियम की बातें करते हैं। ठीक है, तो युवा मार्क्स बनाम प्रौढ़ मार्क्स का जो सिद्धांत है वो किसने दिया, तो याद रखेंगे लुई अल्थुसर ने दिया। ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि राज्य के होते हैं दो उपकरण जिसके माध्यम से राज्य जो है जनता को दबाने की कोशिश करता है। ठीक,
पहला उपकरण है दमनकारी उपकरण। दमनकारी उपकरण में पुलिस आ जाती है, सेना आ जाती है, जेल आ जाते हैं, जो कानून तोड़ने पर हिंसा और डंडे से नियंत्रित करते हैं। अब जो भी मजदूर है, जो भी समाज के ऐसे वर्ग है जो बेसिकली किसी पूंजीपति के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं या राज्य के खिलाफ, सरकार के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, तो दमनकारी उपकरण को अपनाया जाएगा। ठीक है, रिप्रेसिव स्टेट एपरेटस, RSA। ठीक है, रिप्रेसिव स्टेट एपरेटस मतलब राज्य का ऐसा उपकरण जो बेसिकली दमनकारी है, दबाने की कोशिश कर रहा है। अगर कोई विद्रोह उत्पन्न हो रहा है, उसको दबाने की कोशिश की जा रही है, बल प्रयोग किया जा रहा है। और एक होता है आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस, ये है वैचारिक उपकरण, ISA इसे शॉर्ट में कहते हैं। तो जैसे स्कूल हो गया, परिवार, मीडिया, धर्म, इन सब के माध्यम से दिमाग में इस प्रकार से विचार डाला जा रहा है कि भैया यही व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था ही बेस्ट है। ठीक है, तो हमारे विचार में भी वही आ गया। आज के समय पे भी यही तो चल रहा है। तो आज के समय पे भी आपको या मुझे अगर लग रहा है कि नहीं यार, हाँ किसी ने अगर मेहनत किया है तो वो आगे बढ़ेगा, लेकिन ये भी देखा जाना जरूरी है कि अगर फॉर एग्जांपल अंबानी के लिए प्रॉपर्टी जो है गेन करना काफ़ी आसान है, क्योंकि उसके पास संपत्ति ऑलरेडी ज़्यादा, उसके पास रिस्क फैक्टर नहीं है। आपकी बात करें, मेरी बात करें, हम आम आदमियों की बात करेंगे तो यहाँ पे रिस्क फैक्टर काफ़ी ज़्यादा है, हम रिस्क लेने से डरते हैं सभी। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात सामने आती है कि हमारे विचार में ही वही चीज़ें देखने को मिलती है, तो हमको लगेगा नहीं यार ठीक है, पूंजीवादी व्यवस्था बेस्ट है, कैपिटलिज्म इज द बेस्ट फॉर्म। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सभी को मौका है, आगे बढ़ सकते हैं। तो यहां पर विचारों से खेला जा रहा है, बचपन से दिमाग में व्यवस्था का सम्मान भरते हैं। सम्मान है ना हमारे मन में, हाँ मेहनत करेगा तो आगे बढ़ेगा वाला चीज, गलत नहीं है इसमें कुछ भी, है ना। तो यहाँ पर कार्ल मार्क्स अपने लुई अल्थुसर जो है बताने की कोशिश कर रहे हैं कि राज्य के दो प्रकार के उपकरण हैं। एक है दमनकारी, जिसके माध्यम से वो दबाव बनाने की कोशिश करेंगे, अगर पूंजीवाद के विरोध में अगर कोई ज्वाला भड़क रही है तो उसको बुझाएंगे। और दूसरा है वैचारिक। वैचारिक वाला तो सबसे बेस्ट है, मतलब इनके लिए कि विचार से ही खेल दो ताकि विद्रोह हो ही ना, और अगर विद्रोह हो रहा है तो फिर दमनकारी रिप्रेसिव स्टेट एपरेटस का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले तो आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस आ जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पांचवें प्रमुख विचारक है और लास्ट विचारक है आज की इस क्लास में, माओ त्से तुंग। माओ जेडोंग के नाम से आप इन्हें जानते हैं, चीन के बेसिकली प्रमुख नेता थे। ठीक है, तो किसानों द्वारा क्रांति और जनयुद्ध की बात इनके द्वारा की जाती है। अब चाइना में तो यार बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज डेवलप हुई नहीं थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है चाइना में तो नहीं आया था उस समय। तो माओ जेडोंग ने क्या किया, वहां पर किसानों का शोषण हो रहा था। जैसे कि जर्मनी में हम देख रहे हैं, यूरोप में देख रहे हैं कि मजदूरों का शोषण हो रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन के आने के बाद। चाइना में हम बात कर रहे हैं माओ त्से तुंग की, जिन्हें माओ जेडोंग के नाम से हम जानते हैं, कि यहाँ पर मजदूर तो नहीं, तो यहाँ पर किसान है ना। तो यहाँ पर माओ ने क्या कहा, क्रांति का जो मुख्य स्तंभ है वो किसानों को बनाया। इन्होंने किसानों से आह्वान किया कि भैया आओ क्रांति करो, ये जो बड़े बड़े जागीरदार हैं, जमींदार हैं, जो आपका शोषण कर रहे हैं, इनके खिलाफ विरोध करो। ठीक है, तो दीर्घकालिक जनयुद्ध, प्रोट्रैक्टेड वॉर के बारे में बताया गया। दीर्घकालिक जनयुद्ध जिसमें गुरिल्ला युद्ध नीति से पहले देहात गांवों को आजाद कराना और फिर गांवों से शहरों को चारों तरफ से घेरना। ठीक है, ये कंसेप्ट उनके द्वारा कहा, मतलब प्रतिपादित किया गया। किसानों से पहले उन्होंने आह्वान किया कि भैया लंबा बड़ा विद्रोह करना है। ठीक है, और दीर्घकालिक जनयुद्ध चलेगा, लंबे समय तक जनयुद्ध चलेगा, तब जाकर के बेसिकली सत्ता की प्राप्ति होगी और किसानों का जो शोषण हो रहा है चाइना में वो दूर हो पाएगा। उन्होंने एक कथन भी कहा है, अब ये कथन तो आपको याद हो गया होगा, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है मल्टीपल टाइम इसे। राजनीतिक सत्ता जो है वो कैसे प्राप्त होगी, बंदूक की नली से निकलती है ना। तो ये किसने कहा, माओ त्से तुंग ने कहा, माओ जेडोंग ने कहा। और इसके अलावा उन्होंने कल्चरल रिवॉल्यूशन का कंसेप्ट दिया, जिसमें वो बता रहे थे कि सत्ता बदलने के बाद भी लोगों के दिमाग में पुराना सामंती कचरा रह जाता है, जैसे कि राजतंत्र जैसे समाप्त हुआ। फॉर एग्जाम्पल आप याद करो एडमंड बर्ग को। ठीक है, एडमंड बर्ग ने फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन का विरोध किया। ठीक है, तो पहले तो राजशाही व्यवस्था थी, उसके बाद राजशाही व्यवस्था चेंज होकर के अगर लोकतंत्र में आ रहे हैं वहां पर, तो यहाँ पर बेसिकली एडमंड बर्ग उसकी विरोध कर रहे थे ना। तो वही बात तो यहाँ पर बेसिकली माओ जेडोंग बता रहे हैं कि सत्ता बदलने के बाद भी लोगों के दिमाग में पुराना सामंती कचरा रह जाता है। तो एडमंड बर्ग के दिमाग में तो पहले वाली व्यवस्था ही बेस्ट लग रही थी ना उनको। तो वही बताया जा रहा है माओ जेडोंग के द्वारा कि सत्ता बदलने के बाद भी कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जिनके दिमाग में पुराना सामंती कचरा रह जाता है। इसलिए करना क्या है, इसलिए समाजवाद को बचाने हेतु संस्कृति और शिक्षा में लगातार क्रांति जरूरी है। मतलब लगातार
अब जो लोग हैं उनकी विचारधारा लगातार ऐसे बनाई जानी जरूरी है ताकि पुरानी जो व्यवस्था है वो उनको बेकार लगे और नई व्यवस्था अच्छी लगे। तो साम्यवाद अब अच्छा लगना जरूरी है, इसके लिए उनको बार बार इस प्रकार से उनके विचार को परिवर्तित करने के लिए व्यवस्था ही इसी प्रकार से बनानी है। शिक्षा व्यवस्था की बात करें, मीडिया में बात करें, वही सब किया जाएगा। चाइना में यही किया जाता है यार, नॉर्थ कोरिया में यही किया जाता है, ठीक है। तो उनको अपने यहाँ अच्छा लगता है क्योंकि उनके विचार को ही परिवर्तित कर दिया गया है। क्लियर? तो ये माओ जेडोंग के द्वारा बेसिकली बताया गया, ठीक। तो आज की क्लास में ये सारी तमाम चीजें हमने डिस्कस की। कार्ल मार्क्स के द्वारा जो दिए गए प्रमुख सिद्धांत है, इसके अलावा हम बात करें कार्ल मार्क्स के बाद के जो प्रमुख विचारक हैं उन्होंने अपने अपने क्या विचार दिए हैं कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित मार्क्सवादी विचारधारा के कंटेक्स्ट में, ठीक। अब लास्ट में ये जो हम देख रहे हैं प्रमुख विचारकों के प्रसिद्ध कथन, इसमें नया कुछ भी नहीं है, आप सभी को पता है जो मुझसे पढ़ते हैं। ये वही है जो अभी तक हमने पीडीएफ में डिस्कस किया है। प्रमुख विचारक उनके द्वारा कहे गए प्रसिद्ध कथन है, जैसे कि माओ से तुंग अभी थोड़ी देर पहले देखे, उन्होंने क्या कहा, राजनीतिक सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। तो ये मैं आपको नोट्स इसलिए टेबल फॉर्म में यहां पर देता हूं ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी हो, क्योंकि अभी जितने भी हमने ये प्रमुख कथन है ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हुए हैं, लेकिन लास्ट में आपको एक जगह पर सारी चीजें मैं प्रोवाइड कर रहा हूं ताकि कल की डेट में आप प्रिंट आउट निकालते हैं, है ना, तो आपको एक टेबल मिल जाए, आपको दोबारा मेहनत करने की जरूरत ना पड़े। इस कारण से मैं इस प्रकार से बना करके प्रोवाइड कर देता हूं, ठीक है। रोजा लग्जमबर्ग ने क्या कहा, स्वतंत्रता हमेशा उस व्यक्ति के लिए होती है जो अलग सोचता है, डिफरेंट सोचता है, ठीक है। तो ऐसे कथन पूछा जाएगा कि ये कथन जो है किस विचारक ने कहे। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा, कार्ल मार्क्स ने तो काफी सारी बातें कही, जैसे कि धर्म जो है जनता की अफीम है ना। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आधुनिक राज्य की कार्यपालिका पूरे पूंजीपति वर्ग के साझा मामलों को संभालने वाली एक कमेटी मात्र है। कार्ल मार्क्स ने एंगल्स, फ्रेडरिक एंगल्स जो उनके प्रमुख मित्र हुआ करते थे, उनके साथ मिलकर के उन्होंने द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की रचना की। तो दोनों के प्रमुख विचार क्या देखने को मिलते हैं, अब तक के सभी मानव समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है ना, क्लास स्ट्रगल देखने को मिला द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में जो बता रहे थे वो। इसके अलावा कार्ल मार्क्स ने कहा कि मनुष्य की चेतना उसके अस्तित्व को तय नहीं करती, आपकी जो सोच है वो आपके हालात नहीं बदलेगी, आपके हालात कैसे हैं वो आपकी सोच को बदलते हैं। एक अमीर व्यक्ति अलग सोचेगा, एक गरीब व्यक्ति अलग सोचेगा, ठीक है। तो वही बताया जा रहा है, बल्कि उसका सामाजिक अस्तित्व ही उसकी चेतना को तय करता है। और कार्ल मार्क्स ने यह भी कहा कि हीगल का जो द्वंद्ववाद है, क्योंकि हीगल क्या बोलते थे, विचार इज इंपॉर्टेंट, विचार से ही दुनिया बदलती है। तो उन्होंने कहा कि हीगल का द्वंद्ववाद सिर के बल खड़ा था, मैंने क्या किया, उसे पैरों के बल सीधा खड़ा किया, क्योंकि वो बेसिकली भौतिकवादी दुनिया को प्रमुखता दे रहा है कार्ल मार्क्स। मतलब यार पहले रोटी कपड़ा मकान ये सब बुनियादी सुविधाएं जरूरी है, बिना रोटी कपड़ा के आप सोचेंगे मैं कुछ सोचता हूँ यार कोई विचार करूंगा, हाँ मुझे अब मेरा पेट ही नहीं भरा, मुझे भूख लग रहा है, मेरे दिमाग में काहे का विचार आएगा, पहला दिमाग में विचार आएगा खाने का। तो गलत तो बोल नहीं रहे इंसान, जो है सही बोल रहे हैं, ठीक है। चलो इसके बाद लास्ट में प्रमुख पुस्तकें और कालक्रम है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, आपको स्लाइड्स में ऑलरेडी देखने को मिला है। तो एक जगह पर मैंने व्यवस्थित कर दिया उसे भी, जैसे कार्ल मार्क्स ने 1844 में किताब लिखी इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिक मनुस्क्रिप्ट ऑफ 1844, और ध्यान में रखना इससे जैसा मैंने बताया पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट्स भी कहा जाता है, इसे ही कहा जाता है ना, इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिक मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 1844, तो इसे पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट भी कहा जाता है, ठीक है। द जर्मन आइडियोलॉजी ये भी लिखा गया है कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स के द्वारा 1845 में। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स फ्रेडरिक एंगल्स के द्वारा लिखा गया 1848 में। ईयर भी इंपॉर्टेंट है, आप सोचेंगे ना सर ईयर इंपॉर्टेंट है क्या, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। और हम बात करें मार्क्सिज्म के बारे में, तो मार्क्सिज्म तो पढ़ना ही है, 1 से 2 सवाल मिनिमम में देखने को मिलेंगे आपको। अ कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये भी कार्ल मार्क्स की प्रमुख किताब है। दास कैपिटल तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रेडरिक एंगल्स के द्वारा किताब लिखी गई द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट, ठीक है। इतना नहीं है ना, और भी है। इसके अलावा रिफॉर्म और रिवॉल्यूशन रोजा लग्जमबर्ग की किताब है, पढ़ चुके हैं ऑलरेडी स्लाइड में। व्हाट इज टू बी डन व्लादिमीर लेनिन। इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, जिसमें बताया कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का सबसे अंतिम रूप है, चरम रूप है, ठीक है। इसके अलावा द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन व्लादिमीर लेनिन। प्रिजन नोटबुक्स किसकी किताब है, एंटोनियो ग्राम्सी की।
ऑन कॉन्ट्रडिक्शन माओ त्से तुंग, आइडियोलॉजी एंड आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस लुई अल्थुसर। ठीक है, तो ये सब ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं और आई होप आपको आज की इस क्लास से काफी कुछ सीखने को समझने को मिला होगा। आज की इस क्लास में फिलहाल डिस्कशन यहीं तक है। तो मार्क्सिज्म के बारे में हमने पढ़ा, मार्क्सवाद की विचारधारा के बारे में पढ़ा। तो कार्ल मार्क्स जिनका जन्म हुआ था जर्मनी में, जिनकी मृत्यु बाद में हुई इंग्लैंड में, और 1818 से लेकर के 1883 के बीच का जो उनका जीवन काल रहा है, इसमें उन्होंने समाज को जिस प्रकार से देखा, अपने विचारों को उन्होंने अपनी अलग अलग किताबों में व्यक्त किया। उनके परम मित्र हुआ करते थे फ्रेडरिक एंगल्स, दोनों के विचार सिमिलर टाइप के थे। उन्होंने अपनी किताब लिखी काफ़ी सारी, जो आपने अभी अभी देखी भी है। तो इसमें उन्होंने अपने अलग अलग विचार प्रदर्शित किए, अलग अलग सिद्धांत हमने डिस्कस किए, 5 प्रमुख सिद्धांत। और जिस प्रकार से एग्जाम में आपको सवाल देखने को मिलेंगे, उसी प्रकार से मैंने यहाँ पर चीज़ों को व्यवस्थित किया है, कंटेंट को व्यवस्थित किया है। क्योंकि कंटेंट आपको इस तरीके से किसी भी किताब में देखने को नहीं मिलेंगे। आपको यकीन नहीं है तो आप पढ़ लो, जितनी की चाहे किताबें आपको पढ़नी है, इस तरीके से कंटेंट नहीं मिलेगा। इसको बनाने में ना एक्चुअल में काफ़ी मेहनत लगी है। अब जैसे कि आप मेरे बारे में जानते होंगे, मैं एक्चुअल में लगभग 7-8 सालों से मेरा एक्सपीरियंस है टीचिंग फील्ड में। अगर मैं बात करूँ, यूपीएससी मेंस का जो एग्ज़ाम है मैंने 2 बार क्वालिफाई किया हुआ है। अनफॉर्चुनेटली यार इंटरव्यू से ना एक बार 17 नंबर से और एक बार 13 नंबर से मेरा मिस हो गया था। बट ठीक है, मतलब हर किसी की डेस्टिनी अलग अलग होती है। पहले टारगेट ये था कि यूपीएससी क्लियर करना है करके। ठीक है, अब आगे होता है नहीं होता आगे वाली बात है। बट बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे जो एक्सपीरियंस है, मेरा ऑप्शनल भी पॉलिटिकल साइंस है, तो वहाँ पर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हुई है। इसके अलावा यूजीसी नेट के एग्ज़ाम जो है वो मैंने क्वालिफाई किया है 2 बार। तो वहाँ से मेरे जो एक्सपीरियंस है, जो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब मैं बताने की इसलिए कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो नोट्स बनाए गए हैं वो काफ़ी रिसर्च के बाद बनाए गए हैं। क्योंकि पढ़ने के लिए तो काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती है किताबों में, बट हमको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, क्रैक करना है। हमको एकदम पीएचडी तो नहीं करनी है अभी। तो बहुत सारी चीज़ों को हम गैदर कर लेंगे और एग्ज़ाम में हमारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा, उससे भी कोई खास फ़ायदा है नहीं। मतलब खास फ़ायदा क्या, कुछ फ़ायदा नहीं है। हमको क्या करना है, हमको एक्चुअल में सिलेक्शन लेना है ना। तो सिलेक्शन लेना है तो हमको व्यवस्थित तरीके से चीज़ों को पढ़नी है, स्मार्ट स्ट्रेटेजी का पालन हमको करना है। तो क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपको नोट्स मिल रहे हैं, जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई है, वो एकदम फिल्टर है। जो इंपॉर्टेंट है वही सारी चीज़ें हमने पढ़ी है। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। बाकी जो लोग जो है काफ़ी मैसेज कर रहे हैं कि सर कोर्स की प्राइस क्या है, कोर्स अवेल कैसे करें, परचेस कैसे करें। तो सीधा सा सिस्टम है, साध्य पीएससी एकेडमी का जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस की कोर्स की फीस अभी करेंटली है 4999। ठीक है, डिस्काउंट के बाद ये फीस है। काफ़ी सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सर साध्य पीएससी एकेडमी के चैनल पर या प्लेटफॉर्म में पॉलिटिकल साइंस की फीस इतनी ज़्यादा क्यों है, बाकी की जो फीस हो तो कम है। तो यार ऐसा है कि हर टीचर की जो पढ़ाने का जो एक्सपीरियंस है अलग है, क्वालिटी अलग है, और सब्जेक्ट का जो इम्पोर्टेंस है वो अलग है। ठीक है, यहाँ पर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, आपको कंटेंट किस प्रकार से मिल रहा है, आपको टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं, उसके बेसिस पर ही यहाँ पर प्राइस जो है वो डिसाइड किया गया है हर कोर्स की। तो आप एक कोर्स को दूसरे कोर्स के साथ कंपेयर करेंगे तो वो जस्टिस नहीं होगा। क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अगर आप देखो आप पढ़ने के लिए फ्री हो, मैंने ऑलरेडी ना पहले के टाइम पर जब बेसिकली डेट जब जारी किया गया था 29 नवंबर को एग्ज़ाम होना है, मेरा ये फोकस नहीं है कि मैं बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोगों को ये बोलूं कि आप आओ पढ़ो। देखो यार, पढ़ना है नहीं पढ़ना है ये आपकी मतलब बेसिकली स्वेच्छा पर निर्भर करता है, आपके यार बेसिकली डिसीजंस है। ठीक है, आप पढ़ना चाहते हैं, यहाँ पर जो फी डिसाइड किया जाता है एकेडमी के द्वारा डिसाइड किया जाता है। यहाँ पे मेरा पर्सनल कोई इंडिविजुअल यहाँ पर डिसीजन नहीं रहता है। तो यहाँ पर एकेडमी के द्वारा सारी चीज़ें तय की जाती है। और यहाँ पर जब आपको पढ़ना है तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर जो बुक लिस्ट के बारे में वीडियो बनाई हुई है, स्ट्रेटेजी कैसे कैसे हम बनाएं, ये सब आपको वीडियो मिल जाएगी। 4-5 महीने पहले हमने पहले से काफ़ी पहले से बेसिकली प्रिपरेशन हम करा रहे हैं, तो सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बताई हुई है। तो ये आपका डिसीजन है कि आपको कोर्स के माध्यम से प्रिपरेशन करना है या बुक के माध्यम से करना है, कैसे करना है। आप कंपेयर कर सकते हो, आपको जहां से चीजें बेटर लगे आप उस हिसाब से प्रिपरेशन कर सकते हो। बाकी मेरा पर्सनल नंबर मैं हमेशा देता हूँ स्टूडेंट्स को कि अगर आपको कोई पर्सनल डाउट भी है ना तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मुझसे कोर्स लेकर ही पढ़ रहे हैं तभी मैं आपके मैसेजेस के रिप्लाई करूंगा, ऐसा मेरा कभी भी, मेरी विचारधारा आइडियोलॉजी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। तो 9685569666 ये मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है।
आप इस पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आपके कोई सवाल है कि सर कैसे पढ़ना है, क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है थोड़ा लेट रिप्लाई करूं मैं, अगर मैं, क्योंकि अक्सर मैं बिजी रहता हूं तो थोड़ा रिप्लाई करने में लेट हो जाता है, बट करूंगा जरूर मैं। तो यहाँ पर इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। बाकी अगर कोर्स आपको परचेस करना है, कैसे करना है, इस बारे में आपके अगर सवाल है तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके थंबनेल में आपको नंबर मिल जाएगा, वहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं एकेडमी से, जहां पर आपको प्रोसीजर बता दिया जाएगा। ठीक है। बाकी आप साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन जैसे डाउनलोड करेंगे तो टीचिंग एग्जाम का एक फोल्डर आपको मिल जाएगा, वहां पर आप जाएंगे तो पॉलिटिकल साइंस की कोर्स आपको मिल जाएगी। 4999 अभी प्राइस है, आप परचेस कर सकते हैं। 3 महीने का समय बचा हुआ है और काफ़ी सारी चीज़ें हमको पढ़नी भी है, काफ़ी सारी चीज़ें हम कवर कर भी चुके हैं। रिवीजन करने के लिए भी आपको पर्याप्त समय मिलेगा, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी मेरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अभ्यर्थी है वो अच्छे से तैयारी करें, अपना सिलेक्शन लें, क्योंकि यार लगभग 100 पोस्ट आने वाला है, जो कम तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के लिए 100 पोस्ट आने वाले हैं, ऐसे तो देखा जाए तो 850 के लगभग व्याख्याता के पोस्ट आने वाले हैं। ठीक है। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं इस मौके को हाथ से न जाने दें। ठीक है। बस इतना ही कहना चाहूंगा। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर करें, इससे एक्चुअल में हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम लगातार ऐसे कंटेंट लेकर के आते रहें। ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।